वीर वास्तव में बुरा नहीं है। एक क्रिस्टलाइजर के लिए वहां अंदर आधा घंटा टिकना प्रभावशाली है। वह एक बहुत ही दुर्लभ नमूना है, ली चुन क्यू ने पानी में घूरते हुए कहा। लेकिन एक और आधे घंटे के बाद वीर अभी भी गुड फॉर्चून पूल से बाहर नहीं निकले थे। अब यहां तक कि ली चुन क्यू का चेहरा भी दंग दिख रहा था। 1 घंटा हो गया है और वह अभी भी बाहर नहीं आए। यह वही होना चाहिए जो एक प्रिमिटिव डीफाइड प्राप्त कर सकता है ना? शेल ने सदमे में कहा। ली चुन क्यू ने सिर हिलाया और कहा, हमारे सबसे अच्छे सिद्धांत के अनुसार हाफ डीफाइड ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ही टिक सकते हैं, जब तक वे एक विजन को ट्रिगर करने का प्रबंधन नहीं करते हैं। यह है, फिर वे 1 घंटे से अधिक समय तक टिक सकते हैं। एक प्रिमिटिव डीफाइड 1 घंटा टिक सकता है। ली चुन क्यू चुप हो गए। वह सोच रहे थे कि वीर इतना समय क्यों ले रहे थे और वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आए थे। उन्हें क्या पता था? वीर खुद उतने ही भ्रमित थे जितने वे थे। उन्होंने पहले से ही अपने शरीर में जितनी शक्ति थी उससे अधिक शक्ति का उपभोग कर लिया था, लेकिन वह वहां नहीं रुक रहे थे। उन्हें लगा जैसे वह अभी भी अधिक से अधिक अवशोषित कर सकते हैं। ऐसा लगा जैसे उनका नर्वस सिस्टम बिगड़ा हुआ था और उन्हें पता नहीं था कि कब भरा हुआ महसूस करना है। डीफाइड जीन +1, डीफाइड प्रोग्रेस 30/100। अचानक वीर के कानों के अंदर एक आवाज सुनाई दी। इसने उन्हें चौंका दिया। जब उन्होंने सुना कि उसने क्या कहा तो वो बहुत खुश थे। हे भगवान, गुड फॉर्चून पूल के अंदर का पानी मेरे डीफाइड जीन्स की संख्या बढ़ा सकता है। क्या यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा वेरी हाई ने भविष्यवाणी की थी? क्या यह पानी यहां इसलिए है क्योंकि डीफाइड जीन्स पानी के साथ ही मिल गए हैं? वीर दंग रह गए थे। उन्हें एक डीफाइड जीन प्राप्त किए हुए इतना समय हो गया था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे उन्हें यहां प्राप्त कर सकते हैं। वीर ने पहले भी डीफाइड जीन्स का उपभोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वह उन्हें पचा नहीं पाए थे। हालांकि ये म्यूटेटेड डीफाइड जीन्स बिना किसी समस्या के अवशोषित हो रहे थे। अभी वीर को परवाह नहीं थी कि उन्हें पानी के नीचे कितने समय तक रहना है। ये एक शानदार अवसर था, इसलिए वह तब तक नहीं रुकने वाले थे जब तक कि वो गलफड़ों तक भर नहीं जाते। डीफाइड जीन +1, डीफाइड प्रोग्रेस 40/100। जल्द ही नहीं, वीर के मस्तिष्क ने एक समान घोषणा बजाई। घोषणा को फिर से सुनने के बाद वीर ने गुड फॉर्चून वाटर की शक्ति को अवशोषित करने के लिए और भी कड़ी कोशिश की। उनका शरीर और नीचे डूब रहा था। उन्हें पूल में और गहरा चला रहा था, और वह जितना आगे जाते थे जीन पावर उतनी ही मजबूत होती गई। वीर गुड फॉर्चून पूल के अंदर तैर रहे थे। जो वह कर सकते थे उसे अवशोषित करना जारी रखा। शेल और ली चुन क्यू अभी भी बाहर थे, बहुत घबराए हुए दिख रहे थे। वे इस बिंदु तक 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे और उन्होंने वीर के सतह पर वापस आने का कोई संकेत नहीं देखा। वो खुद एक बड़ी समस्या थी। शेल जब वो गुड फॉर्चून पूल में दाखिल हुए थे तो एक डीफाइड थे और उन्होंने एक विजन को भी ट्रिगर किया था, लेकिन वह केवल 2 घंटे ही टिके थे। अब वीर वहां लगभग शेल के जितना समय रहे थे और उन्होंने अभी तक बाहर आने का कोई संकेत नहीं दिखाया था। यह बहुत अजीब था। वीर का शरीर अभी भी हाफ डीफाइड होना चाहिए। उसने इतनी सारी जीन पावर ली होगी। भले ही यह सब उसके लिए किसी तरह फायदेमंद था, फिर भी उसे अब तक उसका शरीर ओवरफ्लोइंग होना चाहिए था। वह अभी भी वहां नीचे कैसे हो सकता है? शेल ने फुसफुसाहट में पूछा। ली चुन क्यू ने पानी में देखा लेकिन बोले नहीं। वह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वीर के साथ क्या हुआ होगा। उन्होंने कई संभावनाओं पर विचार किया, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि उनमें से कोई भी समझ में आती है। संक्षेप में, जब तक वीर डीफाइड नहीं बन गए थे तब तक गुड फॉर्चून पूल की जीन पावर को उन्हें अब तक उड़ा देना चाहिए था। अगर वीर गुड फॉर्चून पूल के अंदर डीफाइड बन रहे थे तो उन्हें यह बताने के लिए सतह पर एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए था कि क्या हुआ था।
उन्होंने ऐसा कुछ देखा होगा। पूल उतना शांत नहीं होना चाहिए था जितना अभी था, लेकिन यह संभव नहीं लग रहा था कि वीर वहां नीचे मर रहे थे। प्राणी पूल में पहले भी मर चुके थे। जो उन्होंने लिया था उस शक्ति से अतिभारित हो गए थे, लेकिन जैसे ही वे मर गए उनकी शक्तियां काफी हिंसक रूप से फट जाती थी। शेल और ली चुन क्यू को ऐसा होने पर इसका एहसास होगा। वो वहां नीचे क्या कर रहा है? ली चुन क्यू अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। हालांकि वो गुड फॉर्चून पूल के प्रभारी थे, वो बस कूद कर जांच नहीं कर सकते थे। गुड फॉर्चून पूल में अविश्वसनीय जीन पावर्स थी, लेकिन जिन अवयवों से यह बना था वे बहुत जटिल थे। एक बार जब कोई हानिकारक जीन पावर्स के अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता था जिसे वे सहन कर सकते थे और पूल छोड़ देते थे, तो वे उन विनाशकारी शक्तियों को धीरे धीरे शुद्ध करना शुरू कर सकते थे। हालांकि उनके कोर जीन्स हमेशा के लिए प्रभावित होंगे। वे तब से साइड इफेक्ट्स के साथ रहेंगे। ये साइड इफेक्ट्स किसी के शरीर और अभ्यास को प्रभावित नहीं करते थे, लेकिन अगर वो व्यक्ति फिर से गुड फॉर्चून पूल में प्रवेश करना चाहता था तो हानिकारक जीन पावर्स के संचय की दर बहुत बढ़ जाएगी। पानी में फिर से प्रवेश करना उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। इसलिए साधारण लोग केवल पहली बार गुड फॉर्चून पूल में प्रवेश करने पर लाभ कमा सकते थे। गुड फॉर्चून पूल में फिर से प्रवेश करने से ये साइड इफेक्ट्स बदतर हो जाएंगे। कुछ बार के बाद अधिकांश लोग पानी को छू भी नहीं सकते थे। यह वह स्थिति थी जिसमें ली चुन क्यू ने खुद को पाया। वह पूल में गोता लगाना और एक नजर डालना चाहते थे, लेकिन वह बस नहीं कर सकते थे। शेल ने अभी अभी गुड फॉर्चून पूल में प्रवेश किया था, इसलिए वह भी फिर से अंदर नहीं जा सकते थे। उन दोनों के पास पूल के किनारे से देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि वीर वापस बाहर आएंगे ताकि वे जान सके कि उन्होंने वहां नीचे क्या हासिल किया था। डीफाइड जीन +1 डीफाइड प्रोग्रेस 56/100। वीर अभी भी उन्मत्त रूप से गुड फॉर्चून वाटर की जीन पावर्स को अंदर खींच रहे थे। उनकी डीफाइड प्रोग्रेस लगातार आगे बढ़ रही थी। क्या मैं डीफाइड बनने जा रहा हूं? वीर बहुत उत्साहित थे। अगर वह यहां डीफाइड बन सकते हैं तो ब्रह्मांड की नजर में उनके पास अपनी खुद की रेस शुरू करने का मूल अधिकार होगा। इसका मतलब है कि वह मनुष्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और जीन हॉल में एक लैंटर्न के लिए युद्ध शुरू कर सकते हैं। मनुष्य एक हाई रेस बन सकते हैं। एक्सट्रीम किंग या स्काई जैसी बड़ी रेस से लड़ना यथार्थवादी नहीं होगा। उन्हें कुछ ऐसी हायर रेसेस को ढूंढना होगा जिनके पास केवल कुछ डीफाइज हो, या शायद बिल्कुल भी न हो। अगर ऐसा होता है तो वीर को उन पर हावी होने की अपनी क्षमता पर भरोसा होगा। बेशक हर हाई रेस के कनेक्शन थे। वह जिसके साथ चाहें उसके साथ युद्ध शुरू नहीं कर सकते थे। बिल्कुल रिबेट की तरह, अगर कोई उनके साथ लैंटर्न वॉर शुरू करने की कोशिश करता है तो उन्हें सोचना होगा कि स्काई पैलेस कैसे प्रतिक्रिया करेगा। वीर इसके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थे। उन्हें बस एक ऐसी हाई रेस ढूंढनी थी जो एक्सट्रीम किंग के साथ गठबंधन में थी, और फिर उनके लैंटर्न को बुझाना था। उनके और एक्सट्रीम किंग के बीच वैसे भी कोई प्यार नहीं खो गया था, इसलिए उनसे लड़ना किसी न किसी दिन होने वाला था। डीफाइड जीन +1 डीफाइड प्रोग्रेस 98/100। जैसे जैसे समय बीतता गया वीर की डीफाइड प्रोग्रेस ऊंची और ऊंची होती गई। वीर अपने अंदर शक्ति को इकट्ठा होते हुए महसूस कर सकते थे। उनके शरीर में परिवर्तन हो रहे थे जो उन्हें लगा कि आकाश और पृथ्वी को पलट सकते हैं। ये परिवर्तन उनकी किसी भी 4 जीन आंच से जुड़े नहीं थे। ये उनका शरीर ही था जो बदल रहा था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसका वह वर्णन करना शुरू नहीं कर सकते थे। उनका मांस, उनकी हड्डियां, उनके अंग और उनके शरीर की हर कोशिका बदल रही थी। डीफाइड जीन +1 डीफाइड प्रोग्रेस 100/100। गॉड बॉडी इवॉल्विंग। जब उनकी डीफाइड प्रोग्रेस 100 तक पहुंच गई तो वीर को लगा जैसे उनका शरीर एक खूल है और पंखुड़ियां एक एक करके गिर रही हैं। उन्हें लगा जैसे वह एक सांप है।
जो अपनी त्वचा छील रहे हैं। भावना कुछ भी ऐसी थी जिसकी वीर ने पहले कल्पना की थी, और हालांकि ये अविश्वसनीय रूप से अजीब थी, ये आश्चर्यजनक रूप से अच्छी भी लगी। शेल और ली चुन क्यू घबराकर गुड फॉर्चून पूल में नीचे घूर रहे थे जब पानी अचानक एक झरने की तरह ऊपर उठा। ये हवा में 10 मीटर ऊपर उछला और पानी की सतह पर कई अजीब लहरें छा गई। बस्ट इससे पहले कि वे ये पता लगा पाते कि क्या हो रहा है, झरने के पानी से एक छाया उठी। एक पुराने विशाल जानवर का पानी जैसा रूप दिखाई दिया। जानवर विशाल और प्रागैतिहासिक रूप से डरावना था। उसके 2 सिर थे और उसकी पीठ से 4 पंख फैले हुए थे। जिस क्षण ये दिखाई दिया, ये आकाश में दहाड़ उठा। उसकी दहाड़ का बहरा कर देने वाला शोर पूरे हॉल में गूंज उठा। एक 2 हेडेड डीमन ड्रैगन। हम इन पुराने राक्षसों में से एक को क्यों देख रहे हैं? क्रिस्टलाइसर की ब्लडलाइन का किसी 2 हेडेड डीमन ड्रैगन से कोई संबंध नहीं हो सकता। ली चुन क्यू ने सदमे में उस प्राणी को घूर कर देखा जिसे वह देख रहा था। उनका सिर सवालों से भर गया था। इससे पहले कि वह उन सवालों के कोई जवाब ढूंढ पाते, 2 हेडेड डीमन ड्रैगन की छवि गायब हो गई। एक सेकंड बाद एक और प्राणी पूल से उठा। उसका आकार विशाल लेकिन सुरुचिपूर्ण था, जैसे किंवदंती से कोई प्राचीन पक्षी। जब वह पानी से उठा तो उसने अपने पंख फड़फड़ाए। वह गुड फॉर्चून पूल के चारों ओर उड़ गया और एक बाज जैसी चीख निकाल दी। गॉड फीनिक्स। ली चुन क्यू ने वेरी हाई सेंस का एक अत्यधिक स्तर तक अभ्यास किया था, लेकिन उनका चेहरा अभी भी सफेद पड़ रहा था। वो अब अपने दिल को शांत नहीं रख पा रहे थे। वीर ने एक विजन को ट्रिगर नहीं किया था, उन्होंने 2 को सक्रिय किया था। इस पर विश्वास करना मुश्किल था। 2 हेडेड डीमन ड्रैगन और गॉड फीनिक्स पुराने जेनोजेनिक्स थे। उनकी ब्लडलाइंस लंबे समय से विलुप्त हो गई थी और ब्रह्मांड में उनका कोई निशान खोजना मुश्किल होगा। यहां तक कि अगर उनकी उपस्थिति का कुछ अवशेष ब्रह्मांड में लिंगड़ रहता है, तो निश्चित रूप से ये सभी प्राणियों में एक क्रिस्टलाइसर में नहीं मिलेगा। ली चुन क्यू कल्पना नहीं कर सकते थे कि वीर उन 2 राजसी जेनोजेनिक्स के विजन्स को कैसे ट्रिगर करने में सक्षम थे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो स्पष्ट रूप से अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। जब गॉड फीनिक्स की छवि फीकी पड़ गई, तो गुड फॉर्चून पूल अभी भी लहर के बाद लहर से हिल रहा था। एक और छवि दिखाई दी। शेल अब जम गए थे। उनके पास लाइन की ब्लड लाइन थी, और ये अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली रहा था कि वो गुड फॉर्चून पूल में लाइन हेड लाइन विजन को ट्रिगर करने में सक्षम थे। वीर सिर्फ एक क्रिस्टलाइसर थे, लेकिन वह पुराने प्राणियों के 3 विजन्स को ट्रिगर करने में कामयाब रहे थे। यह मानना मुश्किल था कि उनकी आंखें उनके साथ चाल नहीं चल रही थी। इससे भी अधिक डरावना तथ्य यह था कि विजन्स लगातार दिखाई देते रहे। जेनोजेनिक्स लापरवाही से एक के बाद एक दिखाई दे रहे थे, जैसे कि ये एक दैनिक घटना थी। इसने गुड फॉर्चून पूल के ऊपर के आसमान को एक चिड़ियाघर जैसा बना दिया। ली चुन क्यू और शेल पूल के सामने खड़े थे, जगह पर जम गए थे। उन्होंने सामने आ रहे विजन्स को घूर कर देखा, स्तब्ध हो गए। उनके मस्तिष्क अब कार्य नहीं कर रहे थे। वे जो देख रहे थे उसके बारे में तार्किक विचार नहीं बना सकते थे। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि गुड फॉर्चून पूल इतने सारे भव्य विजन्स क्यों प्रदर्शित कर रहा था। ये प्राणी पूल के अंदर क्रिस्टलाइसर से संबंधित नहीं हो सकते थे। वे सब वीर के कारण कैसे दिखाई दे रहे थे, जो एक कमजोर रेस से थे। वीर को भी कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। उनके डिफाइड जीन्स अब 100 तक पहुंच चुके थे। उनके गॉड बॉडी के विकसित होने के बाद विजन्स गुड फॉर्चून पूल में गहराई तक दिखाई दिए, फिर उनके पास से गुजरे और उनके सिर के ऊपर गायब हो गए। हर बार वीर ने महसूस किया कि उनके शरीर में कुछ अजीब तरह से छिल रहा है। वीर के भीतर एक प्रेत सनसनी थी, एक जिसे वो मुश्किल से महसूस कर सकते थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर कुछ छिल रहा है, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। और जब वे अजीब विजन्स दिखाई दिए, तो उन्होंने उनके शरीर में जीन पावर्स को शुद्ध कर दिया।
उनके अंदर के परिवर्तन तेज हो गए। वीर केवल अपने दिल में सोच सकते थे। सैंक्चुरीज के प्राणी ब्रह्मांड में जीन्स का दावा किया। शायद ये उनका खून है जो किसी स्तर पर प्रभावित हो रहा है। सैंक्चुरीज में मेरे समय ने उन प्राणियों के ब्लड जीन्स के कुछ अवशेष छोड़ दिए। जब गॉड बॉडी विकसित होता है तो यह उन छोटे जीन मैसेजेस को ट्रिगर करता है। क्या इस तरह ये अजीब विजन्स दिखाई दे रहे हैं? वीर ने सोचा कि उनका अनुमान उचित लगता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सच था या नहीं। उनके पास इस सिद्धांत की वैधता की पुष्टि करने का भी समय नहीं था। जैसे ही वो विचारों की इस ट्रेन के अंत तक पहुंचे, उनका शरीर विकास के सबसे महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच चुका था। उनके पास और किसी चीज के लिए समय नहीं था। वीर के मांस के माध्यम से परिवर्तन बहने लगे, उनकी दुनिया को उनके सिर पर पलट दिया। ऐसा लगा जैसे उनके अंदर की हर कोशिका फिर से पैदा हो रही है। इसने उनके शरीर को एक नवजात शिशु जितना शुद्ध बना दिया। उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं था जो नया और साफ ना हो। लेकिन वीर ने अपने गॉड बॉडी को विकसित करना समाप्त नहीं सुना। उनका शरीर विकसित होना बंद हो गया और उनके अंदर की 4 जीन आज चलने लगी। ब्लड पल्स सूत्र, प्रोफेसर मंत्रा, जेडस्किन और द स्टोरी ऑफ जीन्स, वे 4 जीन आज एक ही समय में वीर के शरीर के अंदर चल रहे थे। सदमे में उनका मुंह सूख गया। इन 4 जीन आज के कई पहलू समान थे। अगर वे एक साथ चलते हैं तो संघर्ष हो सकता है। यह उनके क्यूआई को भी गड़बड़ कर सकता है। सबसे खराब स्थिति में वीर का शरीर भी ढह सकता है। लेकिन उनकी चिंताओं के बावजूद 4 जीन आज अपने दम पर सुचारू रूप से चले और वीर का शरीर अप्रभावित लगा। उनके बीच कोई संघर्ष या झड़प नहीं हुई। ब्लड पल्स सूत्र और जेडस्किन जेनोजेनिक पावर्स थी। उन्होंने उनके पूरे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित किया। उन्होंने वीर पर जो परिवर्तन किए वे पूरी तरह से और अजीब थे। लेकिन 2 स्किल्स का ध्यान और उद्देश्य एक दूसरे से अलग थे। हालांकि उन दोनों ने वीर की कोशिकाओं को प्रभावित किया, ब्लड पल्स सूत्र का उनके रक्त और अंगों पर एक ऊंचा ध्यान था। जेडस्किन ने अपनी शक्ति को एक व्यक्ति की हड्डियों में निर्देशित किया। उन 2 शक्तियों के प्रभाव में वीर का पूरा शरीर अपनी डिफाइड पोटेंशियल को उजागर कर रहा था। वीर के शरीर में कई भ्रामक सब्सटेंस चेंज बन रहे थे। प्रोफेसर मंत्रा और द स्टोरी ऑफ जीन्स जीन आर्मामेंट्स की शक्तियां थी। उन्होंने वीर के शरीर को प्रभावित किया, लेकिन सबसे बड़े बदलाव आर्मामेंट्स से ही आए। प्रोफेसर मंत्रा आर्मोर और स्पेल तेजी से बदल गए। जैसे ही उन्होंने किया वैसे ही सब्सटेंस चेंज जारी किए। ये 2 सब्सटेंस चेंज एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग थे। प्रोफेसर मंत्रा आर्मोर की सब्सटेंस चेंज काली थी। श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी का गठन बहुत जटिल था। जैसे कि श्रृंखला ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले प्रकृति के हर नियम का प्रतिनिधित्व करती थी। स्पेल की सब्सटेंस चेंज सफेद थी। किसी तरह यह ब्रह्मांड के नियमों से पूरी तरह से स्वतंत्र लग रहा था। यह अपने दम पर मौजूद था, किसी भी लगाव से रहित था जो इसे नीचे खींच सकता था। वीर के साथ स्पेल के संबंध के अलावा यह ऐसा था जैसे यह ब्रह्मांड के बाहर था। जैसे ही 4 जीन आज बदलते रहे, वीर का शरीर भी बदलने लगा। उनका शरीर एक जेनोजेनिक जीन बन गया। वह एक डरावना मानव रूपी जेनोजेनिक जैसा लग रहा था। जैसे ही 4 जीन आज विकसित होने वाले थे, जब वह डिफाइड बनने वाले थे, तो उन्हें अचानक 4 जीन आज की शक्ति ने उनके शरीर को जब्त कर लिया। इसने एक संघर्ष पैदा किया। फफ, वीर ने खून खांस दिया। उनके पूरे शरीर की कोशिकाएं 4 अलग अलग शक्तियों के परस्पर विरोधी बल के तहत कुचल गई। वो मुश्किल से दबाव का सामना कर सकते थे और उनकी शक्ति दर्द से मुड़ गई। 4 शक्तियां जो लगभग डिफाइड बन गई थी, अब चली गई थी। जो सब्सटेंस चेंज लगभग बन गए थे, वे अब ढह गए थे। वीर के शरीर के अंदर की 4 शक्तियां एक दूसरे से टकराती रहीं, जिससे वीर के शरीर को गंभीर चोट पहुंची। उनका रक्तनाड़ी बाधित और खंडित हो गया। ये एक गड़बड़ी थी।
सौभाग्य से, हालांकि वीर अभी तक डिफाइड नहीं थे, उनका शरीर पहले से ही एक डिफाइड जितना मजबूत था। अगर वह एक साधारण हाफ डिफाइड होते तो उनके शरीर को 4 बाधित शक्तियों ने पूरी तरह से कुचल दिया होता। हालांकि वीर अभी तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे, स्थिति अच्छी नहीं थी। जब 4 शक्तियां लय से बाहर हो गई तो वे विस्फोटक बल के साथ एक दूसरे को प्रभावित करने लगी। वीर का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो उस तरह की टक्कर को लंबे समय तक झेल नहीं सकता था। वीर अपनी जीन आर्ट्स डालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्हें गड़बड़ शक्तियों को उनके सही स्थानों पर वापस लाने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने जल्दी महसूस किया कि यह लगभग असंभव होगा। जब उन्होंने ब्लड पुल सूत्र डाला तो इसने ब्लड पुल सूत्र की शक्ति को बहुत मजबूत बना दिया। अन्य 3 शक्तियां इकट्ठा होंगी और इसका मुकाबला करेंगी। शक्तियों के निरंतर उछाल ने वीर के लिए वापस पटरी पर आना मुश्किल कर दिया। अन्य 3 जीन आर्ट्स डालने से एक समान परिणाम मिला। वीर एक समय में केवल एक जीन आर्ट डाल सकते थे। उनके पास एक ही समय में सभी 4 डालने का कोई तरीका नहीं था। उनके जीन आर्ट्स अराजकता में थे क्योंकि उन्होंने खुद को संतुलित करने की मांग की थी। वीर असमंजस में रह गए कि क्या करें। उन्होंने जितनी कोशिश की, उन्हें उन सभी को एक साथ काम करने का कोई तरीका नहीं मिला। मुझे एक जोखिम उठाना होगा। वीर हर गुजरते सेकंड के साथ अपने शरीर को अधिक क्षतिग्रस्त होते हुए महसूस कर सकते थे। अगर उन्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रण में लाने और उन्हें वापस पटरी पर लाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वो शायद अपनी क्षमताओं के हाथों मर जाएंगे। वीर के पास अपने फैसले पर दोबारा सोचने का समय नहीं था। उन्होंने अपने दिमाग को 4 में विभाजित किया और उन्होंने एक ही समय में 4 जीन आर्ट्स डाल दी। वह एक साथ 4 जीन आर्ट्स को नियंत्रित करना चाहते थे और उन्हें वापस पटरी पर लाना चाहते थे ताकि वह 4 शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने में सक्षम हो सके। वह पहले केवल एक बार में सभी 4 जीन आर्ट्स डालने में कामयाब रहे थे। वीर ने उस पल को दोहराने और अपनी 4 जीन आर्ट्स को एक साथ चलाने में सक्षम होने की उम्मीद की। उन्हें वापस एक सामान्य ट्रैक पर रखने की उनकी यही एकमात्र उम्मीद थी। वीर ने जल्दी पता चला कि एक ही समय में 4 जीन आर्ट्स डालना एक मुश्किल काम था। वीर का शरीर घायल होने से पहले 4 जीन आर्ट्स डालना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अब उनकी नाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। साथ ही 4 शक्तियां गड़बड़ थी। जीन आर्ट्स को वापस लय में खींचना पहले की तुलना में अधिक कठिन होगा। जिस पल वीर ने अपनी 4 जीन आर्ट्स डाली, उन्हें अपने शरीर के अंदर संघर्ष और भी गंभीर महसूस हुआ। अब शक्तियां उनके शरीर में और भी गहरे फाड़ रही थी। दर्द ऐसा था जैसे उनका दिल और फेफड़े ढीले हो गए हों। वीर एक चीख को दबा नहीं सका। उन्हें लगा जैसे उनकी नाड़ी, उनकी नसें और उनके अंग किसी दुखद शक्ति से टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। हालांकि वह जानते थे कि वह रुक नहीं सकते। उन्हें उन 4 शक्तियों को वापस सही रास्ते पर लाना था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका इंतजार एक दुखद अंत होगा। वीर उस दर्द के खिलाफ मजबूत रहे और उन्होंने 4 जीन आर्ट्स डालने की कोशिश जारी रखी। वह चाहते थे कि वे सामान्य हो जाएं। लेकिन हर बार जब उन्होंने उन्हें थोड़ा सा डाला तो उनका शरीर अधिक से अधिक घायल होता गया। उनके टूटे हुए मांस से खून बह रहा था। इमॉर्टल ड्रैगन। वीर का दिल उछल पड़ा। काला क्रिस्टल उनके सी ऑफ सोल से बाहर आया, जो इमॉर्टल ड्रैगन जैसा लग रहा था। इसने वीर के शरीर को ठीक करने के लिए अपनी इमॉर्टल सब्सटेंस चेन्स का उपयोग करना शुरू कर दिया। वीर का शरीर फट रहा था, लेकिन इमॉर्टल ड्रैगन इसे उतनी ही तेजी से ठीक कर रहा था। वीर ने अपने दर्द के खिलाफ मजबूत रखा और 4 जीन आर्ट्स को वापस क्रम में मजबूर करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पूरी प्रक्रिया पीड़ादायक थी। खराब इच्छा शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति विफल हो जाता। वीर उस दर्द के खिलाफ मजबूत रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो महसूस हुआ जैसे उनका दिल फट रहा था और मांस उनकी हड्डियों से खुरच रहा था।
वो धीरे धीरे 4 जीन आर्ट पावर्स को वापस सही रास्ते पर निर्देशित कर रहे थे। सौभाग्य से इमॉर्टल ड्रैगन में मजबूत हीलिंग पावर थी। अन्यथा भले ही वीर उस दर्द के खिलाफ पकड़ बनाने में सक्षम होते, उनका शरीर बस टुकड़ों में फट गया होता। 1 घंटे की यातना के बाद वीर ने आखिरकार 4 जीन आर्ट्स को वापस सही रास्ते पर डाल दिया। लेकिन यह मामले का अंत नहीं था। एक बार जब 4 जीन आर्ट्स को सही रास्ते पर डाल दिया गया, तो वे एक पागल गति से चलते रहे। उन्होंने फिर से अपनी प्रोटोटाइप सब्सटेंस चेंज उत्पन्न करना शुरू कर दिया और वीर ने एक बार फिर D5 तक लेवलिंग अप शुरू कर दिया। वीर को एहसास हुआ कि वह एक अंतहीन चक्र में गिर गए थे। उनके शरीर ने D5 बनने की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था। किसी भी सामान्य स्थिति में वो पहले ही आरोही हो चुके होते, लेकिन उनकी 4 जीन आर्ट्स की शक्तियां सभी एक ही समय में D5 बनने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने लेवल अप किया, तो उनमें से प्रत्येक को उनके विकास का समर्थन करने के लिए उनके शरीर की आवश्यकता थी। हर शक्ति ने उनके शरीर को पूरी तरह से जब्त करने की कोशिश की। यही कारण था कि संघर्ष था, और यही कारण था कि वो पहली बार लेवल अप करने में विफल रहे थे। उनके शरीर को ठीक करने से उन्हें लेवलिंग अप मिलेगा, लेकिन लेवल अप करने का प्रयास हमेशा विफलता में समाप्त होगा। अगर यह चलता रहा तो वीर अंततः मर जाएंगे। यहां तक कि उनकी शक्तिशाली इच्छा शक्ति भी उन्हें हमेशा के लिए बरकरार नहीं रख सकती थी। वीर ने केवल एक जीन आर्ट डालने की कोशिश की ताकि वह D5 बन सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके शरीर ने 100% D5 प्रोग्रेस तक पहुंच गया था। यह वीर के सभी 4 जीन आर्ट्स को सक्रिय करने के लिए मजबूर कर रहा था। उनका शरीर चाहता था कि वह पूरी तरह से लेवल अप करें। उनके लिए एक जीन आर्ट को छोड़कर सभी को दबाना संभव नहीं था। ये एक बढ़ते हुए बच्चे जैसा था। बच्चे के लिए केवल एक हाथ या एक पैर उगाना असंभव था। एक बच्चा एक अंग को विकसित नहीं होने दे सकता था, लेकिन दूसरे हिस्से को बढ़ने से मना कर सकता था। अब वीर की स्थिति वैसी ही थी। वह पूरी तरह से लेवलिंग अप कर रहे थे। वो खुद का एक विशेष हिस्सा आरोही होने के लिए नहीं चुन सकते थे। अगर उन्होंने लेवल अप किया, तो उनके बारे में सब कुछ D5 बन जाएगा। अगर मैं अपनी 3 जीन आर्ट्स को दबा नहीं सकता, तो मुझे उन सभी 4 को D5 बनने देना होगा। वीर ने अपनी स्थिति के बारे में सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें जोखिम उठाना होगा और कोशिश करनी होगी। वो अब पीछे हटने वाले नहीं थे, लेकिन अंतिम चरण पर जैसे ही 4 जीन आर्ट्स ने उनके शरीर का उपयोग D5 बनने के लिए करने की कोशिश की, शक्तियां टकरा गई। वीर फिर से विफल रहे। जीन आर्ट्स की शक्तियां अव्यवस्था में फेंक दी गई और बनने वाली सब्सटेंस चेंज ढह गई। वीर ने एक दर्द का अनुभव किया जिसने लगभग उनके शरीर को तोड़ दिया। नहीं, अगर ये जारी रहा तो मैं सफल नहीं होऊंगा। वीर उस दर्द के खिलाफ मजबूत रहे जो उनके शरीर को टुकड़ों में फाड़ना चाहता था। कई विचार उनके सिर से उड़ गए क्योंकि उन्होंने विचार किया कि वह 4 जीन आर्ट्स को कैसे चलने दे सकते हैं और D5 बन सकते हैं। जो उन्हें विकास के बारे में पता था, उसके आधार पर वीर के लिए अब D5 बनना कोई संभावना नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 4 जीन आर्ट्स एक नहीं बन सकते थे, और न ही वे वीर के केवल एक हिस्से का उपयोग करके व्यक्तिगत रूप से विकसित हो सकते थे। उन्हें वीर के शरीर को पूरी तरह से जब्त करना था। ये एक विरोधाभास था जिसे हल नहीं किया जा सका। एक सेकंड रुकिए। सिद्धांत के अनुसार स्पेल में खुद ही एक लाइफ फोर्स है। उसके पास एक पूरी बॉडी स्ट्रक्चर और साइकिल है। शायद वो वास्तव में काम करेगा। वीर के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। उन्होंने फिर से इमॉर्टल ड्रैगन की शक्ति का उपयोग किया। उस असहनीय दर्द के माध्यम से अपने दांत पीसते हुए उन्होंने 4 गड़बड़ जीन आर्ट पावर्स को वापस सही रास्ते पर धकेल दिया। उन्होंने जिस दर्द का अनुभव किया वो मौत से भी बदतर था। ये 1 अरब बार हड्डी तक काटे जाने जैसा था। वीर को नहीं पता था कि अगर उन्हें
इसे दूसरी बार करना पड़ा तो क्या वह इसे सहन कर पाएंगे? ये काम करना चाहिए, वीर ने अपने दांत किटकिटाते हुए महसूस किया। उन्होंने एक हताश प्रार्थना भेजी और फिर स्पेल को बुलाया। स्पेल ने अपना स्त्री रूप लिया और वीर के सामने प्रकट हुई। एक ही पल में वो वीर के शरीर में दौड़ गई और उनके साथ संयुक्त हो गई। और फिर वीर के शरीर में कुछ अद्भुत बदलाव हुए। स्पेल के साथ सफलतापूर्वक संयुक्त होने के बाद वीर के शरीर की संरचना नाटकीय रूप से पुनर्गठित हुई। वो अपने शरीर के परिवर्तनों का उपयोग करके 4 जीन आज के मार्गों को पुनर्निर्देशित करना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करने से उन्हें एक ही समय में सभी 4 जीन आज के सहस्तित्व के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। हालांकि स्पेल के उनके शरीर के साथ फ्यूज होने के बाद वीर ने अचानक देखा कि उनके शरीर की संरचना में बदलाव उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरे थे। सभी 4 जीन आज उन मार्गों से भटक गए जिनकी उन्होंने तलाश की थी, और उनकी शक्तियां बाधित हो गई। इस गड़बड़ी में 4 जीन आज स्वतंत्र रूप से ऊर्जा लीक कर रहे थे। उन्होंने अपनी शक्ति को प्रसारित करने के लिए नए मार्गों की तलाश शुरू कर दी, और उस अचानक खोज ने एक छोटा और अस्थायी संतुलन बनाया। हालांकि वीर अपने ही शरीर में जो हो रहा था उसके साथ मुश्किल से तालमेल बिठा पा रहे थे। शक्ति की रेखाएं हर जगह चल रही थी। ऐसी अराजक स्थिति में वीर के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्हें 4 जीन आज की शक्तियों को चलाते रहने की जरूरत थी। प्रहती करने का यही उनका एकमात्र मौका था। वीर के आश्चर्य के लिए उन्होंने पाया कि स्पेल के साथ संयुक्त होने के बाद उनकी शक्तियों की संगतता बढ़ गई थी। चारों शक्तियां बिना किसी संघर्ष के एक साथ चल रही थी। विशेष रूप से दी स्टोरी ऑफ जीन्स। वीर के स्पेल के साथ संयुक्त होने के बाद दी स्टोरी ऑफ जीन्स उनके शरीर के अंदर बहुत वश में हो गया। ये एक शांत झील की तरह था जो हमेशा उनके अंदर रही थी, और जहां भी शक्ति बहती थी अराजकता धीरे धीरे दूर हो जाती थी। उनके शरीर में जिन जगहों पर शक्ति नहीं थी वे धीरे धीरे इससे भर गई। प्रोफेसर मंत्रा की शक्ति ने और भी अनोखे तरीके से प्रतिक्रिया की। इसने खुद को वीर के शरीर से अलग कर लिया, अपनी अधिकांश ऊर्जा को प्रोफेसर मंत्रा आर्मोर तक सीमित कर दिया। प्रोफेसर मंत्रा आर्मोर और वीर के बीच एक विशेष चक्र चल रहा था। उनके रक्त और हड्डियों की शक्तियां वीर की प्राथमिक ताकत बन गई, जबकि सब्सटेंस चेंज उत्पन्न हो रहे थे। वे वीर के शरीर को डिफाइड वर्ग की ओर धकेलते रहे। अंत में 4 जीन आज फिर से सब्सटेंस चेंज उत्पन्न करने में सक्षम थे। ये सब तब जब वीर का अपना शरीर एक डिफाइड लेवल पर हिट करने की कोशिश कर रहा था। वीर जानते थे कि वह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थे। अगर वह फिर से विफल हुए तो उन्हें नहीं पता था कि क्या वह दूसरी बार तेज दर्द सहन कर पाएंगे। 4 जीन आज ने अचानक एक सब्सटेंस चेन बनाई। 4 अलग अलग शक्तियां संयुक्त हो गई जो वीर के शरीर में पिघल गई। वीर खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी पीठ झुकाई और आकाश में दहाड़ लगाई। उनके शरीर में कोशिकाएं तेजी से बदल गई। उस क्षण 4 अलग अलग जीन आज ने एक अद्भुत लय बनाई, क्योंकि उनकी संरचनाएं एक हो गई। उनकी शक्ति एक माचिस से टकराने वाली लौ की तरह खिल गई। उनकी शक्तियां वास्तव में संयुक्त नहीं थी, लेकिन वे अब 4 भागों से बनी एक मशीन की तरह थी। हालांकि वे व्यक्तिगत शक्तियां बनी रहीं, वे सभी एक साथ काम कर रही थी। काले आर्मों मजबूत और सुंदर थे। उबलता हुआ खून, बर्फ और जेड जैसा मांस। वीर को लगा जैसे उन्होंने लेवल अप कर लिया हो। वो भावना अवर्णनीय थी। एक जलती हुई काली सब्सटेंस चेन वीर के शरीर से उठी, जिससे वो एक डरावना जेनोजेनिक डीमन गॉड जैसा लग रहा था। यहां तक कि उनकी उपस्थिति भी एक जेनोजेनिक जैसी लग रही थी। गॉड बॉडी एवोल्यूशन पूर्ण। बैटल बॉडी लेवल्ड अप से डिफाइड क्लास। जब वीर ने अधिसूचना सुनी, उन्हें सूचित किया गया कि उन्होंने सफलतापूर्वक लेवल अप कर लिया है, तो उन्होंने अपनी जानकारी देखी। वीर सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी, सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी, जीन बैटल बॉडी,
जीन बैटल बॉडी, जेनोजेनिक, प्रिमिटिव, जिनोजेनिक, आदिम, लेवल, स्तर, डिफाइड, देवत्व, परसेंटेज, प्रतिशत, 0% लाइफ स्पैन, जीवन काल, 2658। क्या ये 4 जीन आज से एक में संयुक्त हो गए? वीर ने देखा कि उनका जीन बैटल बॉडी जेनोजेनिक के रूप में सूचीबद्ध था और 4 पिछली बैटल बॉडीज गायब थी। वीर का दिल उछल पड़ा। उन्होंने स्पेल को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें लगा जैसे उनके शरीर के भीतर कुछ संतुलन टूट गया है। जीन पावर्स एक दूसरे से टूट गई, जिससे वीर की शक्ति कमजोर हो गई। हालांकि उनकी शक्ति कमजोर थी, उन्हें डिफाइड क्लास से बाहर नहीं निकाला गया था। उनके पास अभी भी एक सब्सटेंस चेन पावर थी। वीर ने अपनी जानकारी देखी और उन्होंने देखा कि उनका जीन बैटल बॉडी फिर से 4 परिचित वर्गों में टूट गया था। म्यूटेंट ब्लड, प्रिमिटिव, जेड स्किन, प्रिमिटिव, प्रोफेसर मंत्रा, प्रिमिटिव, स्पेल, प्रिमिटिव। ये चारों बैटल बॉडीज समान थे। वे सभी प्रिमिटिव क्लास तक पहुंच गए थे। जेनोजेनी एक बैटल बॉडी का संदर्भ गायब हो गया था। अजीब। वीर ने स्थिति की अजीबोगरीबता पर अपना सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह ये पता लगा पाते कि वास्तव में क्या हो रहा है, छोटी जेड आकृति हिलने लगी। लिली और एक्सक्विजिट रास्ते में थी। दुख की बात है कि वीर गुड फॉर्चून पूल की सतह की ओर तैरा। वीर ने सतह को तोड़ा और पानी से बाहर आने के बाद उन्होंने पाया कि लिली और एक्सक्विजिट हॉल के दरवाजे के पास खड़ी थी। वे शेल और ली चुन क्यू के साथ थी। चारों लोग उन्हें घूर रहे थे। तुम सच में डिफाइड बन गए। एक्सक्विजिट और लिली ने वीर को सदमे में देखा। जब उन्हें ली चुन क्यू से खबर मिली तो वे जल्दी से भागकर यहां आ गई। वे अभी अभी वहां पहुंची थी और उन्होंने वीर को गुड फॉर्चून पूल से बाहर निकलते देखा। उन्होंने वीर के शरीर से शक्तिशाली सब्सटेंस चेन्स को विकिरणित होते पाया। वह डिफाइड थे। ली चुन क्यू ने उन्हें बहुत अजीब तरह से देखा। वह वीर के गुड फॉर्चून पूल से बाहर आने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसलिए उन्होंने एक्सक्विजिट और लिली को बुलाया। वह चाहते थे कि वे वीर के दिमाग को महसूस करें और पता लगाएं कि वहां नीचे क्या हो रहा था। लेकिन कौन जानता था कि जैसे ही लिली और एक्सक्विजिट पहुंची, वीर पूल से बाहर आ जाएंगे और वह एक डिफाइड के रूप में उभरे। यह सब बहुत अजीब था। ली चुन क्यू ने यह अनुमान लगाना भी शुरू नहीं किया कि वीर ने यह कैसे किया। एक हाफ डिफाइड गुड फॉर्चून पूल के अंदर 7 घंटे तक रहा था। उन्होंने अनगिनत अजीब विजन्स को ट्रिगर किया था और इन सब के अलावा वो डिफाइड बन गए थे। यह वह नहीं था जिसकी ली चुन क्यू ने उम्मीद की थी। वीर, तुम सच में डिफाइड बन गए? शेल ने वीर से पूछा। वीर हंसे और ली चुन क्यू से कहा, सर, मुझे गुड फॉर्चून पूल के अंदर एक मौका देने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे लिए ऐसा नहीं किया होता तो कौन जानता है कि मैं डिफाइड तक कब लेवल अप करता। ये एकदम सही है। अब तुम और मैं निष्पक्ष रूप से लड़ सकते हैं। शेल की आंखें लड़ाई के विचार से जल रही थी। क्या यह यहां करना उचित है? वीर अपनी नई डिफाइड पावर्स को आजमाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन यह गुड फॉर्चून पूल था। यह एक आदर्श युद्ध का मैदान नहीं था। घाटी में जाओ, ली चुन क्यू ने ठंडे लहजे में कहा। फिर वह टेलीपोर्टेड अवे हो गए। एक्सक्विजिट और लिली वीर की ओर मुड़ी। उन्होंने उन्हें गुस्से से देखा। तुम हमें बुलाए बिना डिफाइड बन गए। मुझे गुड फॉर्चून पूल के अंदर डिफाइड बनने की उम्मीद नहीं थी। यह सब बस एक सुखद छोटा दुर्घटना थी। वीर ने मासूमियत से अपने हाथ खैलाए। उन्हें ब्लड पल्स सूत्र और जेडस्किन को हाफ डिफाइड तक लेवल अप करने की उम्मीद थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अचानक डिफाइड बन जाएंगे। उनका डिफाइड बनना कुछ आश्चर्य की बात थी। चलो चले, हमें देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो गए हो अब जब तुम डिफाइड हो।
एक्सक्विजिट वीर के पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखा। वे घाटी में टेलीपोर्टेड हो गई। वीर घाटी से अपरिचित नहीं थे। पिछली बार जब वह वहां थे तो वह सिल्कवॉर्म बाउट के दौरान था। अब जब वह घाटी में वापस आ गए थे तो शेल एक बार फिर उनके प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन इस बार चीजें अलग थी। उनकी पहली लड़ाई के बाद से वीर बहुत बदल गए थे। वह डीफाइड बन गए थे। शेल भी वही व्यक्ति नहीं थे जिससे वीर ने पहली बार लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने इस बीच कई और जीन आर्ट्स सीख लिए थे। हालांकि उनके कुछ स्किल्स के निष्पादन में अभी भी खामियां थी। वो पहले की तुलना में अधिक मजबूत थे। ली चुन क्यू घाटी के बाहर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें कभी वीर से दूर नहीं हुई। वह जानते थे कि इस बार शेल के जीतने की संभावना और भी कम थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि वीर इतनी जल्दी डीफाइड बन जाएंगे, इसलिए ली चुन क्यू को शेल के पहले से ही लड़ाई में भाग लेने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने शेल का निर्देश पूरा नहीं किया था। जीन आर्ट्स जिन्हें शेल को सीखने की जरूरत थी, उनका अभ्यास करने में लंबा समय लगा, खासकर जब उनकी पिछली स्किल्स की सादगी से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को ठीक करने की बात आई। लेकिन दिन के अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। असली लड़ाई से ही सच्चे लड़ाके बढ़ते थे। वीर जैसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ना शेल के विकास के लिए फायदेमंद होगा। ली चुन क्यू यह भी जानना चाहते थे कि अब वीर डीफाइड बनने के बाद कैसा महसूस करते हैं। घाटी में शेल ने वीर को देखा और कहा, मैंने तुम्हारे अंडर द स्काई चाकू स्किल को तोड़ने का एक तरीका खोज लिया है। तुम इस बार मुझे उसी तरह से नहीं हराओगे। मैं वैसे भी अंडर द स्काई का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था। वीर मुस्कुराए और स्पेल की 2 पिस्तौलें बुलाई। स्पेल की 2 पिस्तौलें अब डीफाइड क्लास बन गई थी। हथियारों को कवर करने वाली नक्काशी में और भी अधिक विवरण था और पकड़ की बनावट और भी आरामदायक थी। दोनों पिस्तौलें रहस्यमय खूल प्रतीकों से उकेरी गई थी। मुझे कोशिश करने दो कि अब स्पेल डीफाइड बनने के बाद कितनी मजबूत हो गई है। वीर ने अपना एक हाथ उठाया और ट्रिगर दबाया। एक दहाड़ के साथ एक गोली बैरल से उड़ गई और सीधे शेल की ओर चली गई। शेल स्थिर रहा। गोली को चकमा देने की कोशिश करने के बजाय उसकी एक सब्सटेंस चेन उठी। उसने गोली का सामना करने के लिए एक मुक्का मारा। पैंग! मुट्ठी और गोली एक दूसरे से टकराई, जिससे एक डरावना प्रभाव पड़ा। शेल का शरीर एक शेर की तरह मजबूत था, लेकिन वह बुरी तरह से घायल हो गया था। जब वह कुछ 100 मीटर पीछे उड़ गया तो उसके पैर पृथ्वी के माध्यम से 2 लंबी खाइयां काटते गए। शेल का चेहरा बदल गया। उसने उसे देखने के लिए अपना हाथ पलटा और उसने अपनी एक उंगली के अंदर गोली लगी हुई देखी। गोली के घाव से खून रिस रहा था। ली चुन क्यू ने माथे पर शिकन डाली। शेल की शक्ति सभी प्रिमिटिव डीफाइड्स में सबसे अच्छी थी। फिर भी शुद्ध शक्ति के साथ शेर के सिर वाला योद्धा नुकसान में था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह वीर से बहुत कमजोर था, जिसने अभी अभी लेवल अप किया था। वीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? ली चुन क्यू ने खुद से सोचा। अपनी टकट की वापस वीर की ओर मोड़ दी। क्रिस्टलाइसिस अपनी खराब फिटनेस के लिए बदनाम थे, लेकिन वीर का शरीर एक ही स्तर पर एक जनजात डीफाइड से बेहतर था। यह बहुत अजीब था। लिली और एक्सक्विजिट दूसरी ओर बहुत खुश थे। वीर डीफाइड तक लेवल अप कर चुके थे और वह बहुत मजबूत थे। वह एक ही स्तर के किसी भी वेरी हाई से अधिक मजबूत थे। यह बहुत डरावना था। क्या प्रभावशाली शक्ति है। शेल की आंखें जल रही थी जब उन्होंने वीर को देखा। लड़ाई के लिए उनका संकल्प कम नहीं हुआ था। वीर की ताकत को देखकर वास्तव में उनके दिल में एक बड़ी आग लग गई थी। सब्सटेंस चेंज उनके चारों ओर पागलपन से नाच रहे थे। वातावरण एक अजय ज्वालामुखी की तरह झुलस रहा था जो फटने वाला था। स्पष्ट रूप से वीर की बंदूक ने शेल की जीत की इच्छा को और भी अधिक ट्रिगर किया था। शक्ति का यह विस्फोट सिर्फ शुद्ध बल नहीं था, यह एक विशेष स्किल था।
शेल ने हाल ही में काफी चीजें सीखी हैं। यह मेरी डिफाइड पावर की सीमा को मापने का एक सही तरीका होगा। वीर ने हमला नहीं किया। वो पहले शेल के अपनी ताकत बनाने का इंतजार कर रहे थे। पिछली बार शेल वीर से हार गए थे क्योंकि उनके पास उन्हें हराने के लिए कोई निर्णायक शक्ति नहीं थी। यही कारण था कि वीर के पास अंडर द स्काई की एक छिपी हुई क्षमता को ट्रिगर करने का मौका था। अपनी विफलता के बाद शेल ने वीर को कैसे हराया जा सकता है, इस बारे में सोचने में बहुत समय बिताया था। उन्होंने कई अलग अलग संभावित रणनीति पर विचार किया। ली चुन क्यू की मदद से शेल ने 2 अलग अलग तरीकों पर समझौता किया। एक तरीका एक मुक्का स्किल को नियोजित करता था जो अंडर द स्काई के समान था। इसे रिटर्न टू ओरिजिन कहा जाता था। यह बहुत सारी मुक्का शक्ति उत्पन्न कर सकता था और इसने एक डरावनी मुक्का रोशनी बनाई जो आकाश में एक नदी की तरह बहती थी। इसका उपयोग करते हुए वो अंडर द स्काई के खिलाफ जा सकता था और उसके आंदोलनों का पता लगा सकता था। दूसरी विधि स्टार एक्सप्लोड के रूप में जानी जाती थी। थोड़े समय के लिए यह जीन आर्ट शेल के शरीर की फिटनेस को बहुत बढ़ा सकता था। उनकी शक्ति और गति को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। वह पूर्ण सरासर शक्ति के माध्यम से वीर को हराने के लिए स्किल का उपयोग कर सकता था। यह शक्तिशाली चाकू स्किल्स का उपयोग करने की वीर की क्षमता को सीमित कर देगा। लेकिन स्टार एक्सप्लोड की कमजोरी इसकी कम अवधि थी। चूंकि ये एक एक्सप्लोडिंग पावर थी, इसलिए ये शेल को वीर को हराने के लिए 10 मिनट से भी कम समय देगी। अगर वह 10 मिनट के भीतर वीर को नहीं हरा सका तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा क्योंकि उसने बहुत अधिक विस्फोट किया था। जब स्टार एक्सप्लोड की शक्ति फूटी तो शेल का पूरा शरीर चांदी की रोशनी से चमक उठा। यह एक तारे की तरह था जो अपनी सारी शक्ति एक ही विस्फोट में समाप्त कर रहा था। उनके तेज की पृष्ठभूमि के खिलाफ उनके शरीर के बाहर सब कुछ अंधेरा हो गया। वीर, मेरे मुक्का स्किल्स को आजमाओ। शेल दहाड़ उठा और वीर की ओर एक मुक्का मारा। वो अभी भी अपनी पुरानी मुक्का स्किल का उपयोग कर रहा था, लेकिन यह इतना शक्तिशाली था कि यह लगभग अजेय लग रहा था। यह पिछली बार उपयोग किए जाने की तुलना में सरल था, लेकिन इसकी शक्ति और गति भी बढ़ गई थी। उसने अपना मुक्का मारा और उसकी सब्सटेंस चेन्स एक सुपरनोवा से धूल की तरह फैल गई। ऐसा लगा जैसे वो मुक्का सब कुछ नष्ट कर सकता है। कोई शक्ति उस सर्वशक्तिमान वार का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो मुक्का शक्ति 1000 सूर्यों की संघनित रोशनी को ले जा रही थी। हालांकि वीर ने इसे चकमा देना नहीं चुना। उसने अपनी बाह को अपने सामने सीधा किया, अपनी एक पिस्तौल को आने वाले हमले के साथ लाइन में उठा लिया। वह तारे जैसी शक्ति उनकी ओर बढ़ी। उनकी उंगली ने शांति से ट्रिगर दबाया। पैंग! गोली बैरल से निकल गई, सीधे बड़े पैमाने पर आने वाले वार की ओर शूटिंग कर रही थी। बूम! घाटी के अंदर एक तेज रोशनी फट गई, जिससे लड़ाई देख रहे सभी लोग अंधे हो गए। कई लंबे क्षणों के लिए कोई कुछ भी नहीं देख सकता था। जब रोशनी आखिरकार थोड़ी मंद हो गई तो वे देख सकते थे कि क्या हुआ था। उनके चेहरे खाली हो गए। वीर की गोली शेल की मुक्का शक्ति से नहीं रुकी थी। यह सीधे स्टारडस्ट के माध्यम से शेल की मुट्ठी को फिर से मारने के लिए फिसल गई, लेकिन स्टार एक्सप्लोजन से गुजरने के बाद गोली कमजोर हो गई थी। इसने शेल की मुट्ठी को मारा, लेकिन इससे उन्हें चोट नहीं लगी जैसे पहली गोली ने लगी थी। ये बस उछल गई और जमीन पर गिर गई। हालांकि गोली ने शेल को चोट नहीं पहुंचाई थी, फिर भी इसके प्रदर्शन ने ली चुन क्यू, एक्सक्विजिट और लिली को अवाक कर दिया। शेल के स्टार एक्सप्लोड का उपयोग करने के बाद उनकी शक्ति एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तक बढ़ गई थी। एक मुक्का एक ही स्तर पर एक डिफाइड को नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए था, और वीर ने जिस गोली का इस्तेमाल किया था वो एक सब्सटेंस चेन की शक्ति से बनाई गई थी। ये ठोस भी नहीं था। तथ्य यह है कि यह नष्ट हुए बिना शेल के स्टार एक्सप्लोड के खिलाफ जा सकता था। चौंकाने वाला था। मेरी सॉलिडिफाइंग पावर्स मजबूत हो गई हैं।
इसने एक गोली उत्पन्न की जो इतने शक्तिशाली विस्फोट से क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि यह अब एक एटर्नल लेवल तक पहुंच गया है, वीर ने अपने दिल में तारीफ की। शेल के दिल में जीतने की इच्छा लगभग अथाह थी। उनकी डरावनी मुक्का शक्तियां वीर पर ओलों की तरह आई। वीर बिना किसी राहत के अपनी 2 पिस्तौलें दागते रहे और शेल की हर मुक्का शक्ति का मुकाबला करते रहे। शेल के मुक्के कितने भी मजबूत क्यों न हो, उनमें से कोई भी वीर को छूने के करीब नहीं आ सका। ली चुन क्यू को यह पुष्टि करने में कुछ ही पल लगे कि जब शेल ने स्टार एक्सप्लोड का इस्तेमाल किया तो उनकी शक्ति केवल वीर के बराबर थी। उनके चेहरे पर तनाव दिखाई दिया और उन्होंने खुद से सोचा, अगर यह वीर की मूल शक्ति है तो यह बहुत डरावनी है। लिली और एक्सक्विजिट और भी स्तब्ध थे, क्योंकि वे निश्चित रूप से जानते थे कि वे केवल वीर की मूल शक्ति देख रहे थे। वो शेल की तरह शक्ति बढ़ाने वाली जीन आर्ट का उपयोग नहीं कर रहे थे। उनकी मूल शक्ति शेल के स्टार एक्सप्लोड का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। यह लगभग अविश्वसनीय था। वास्तव में वीर ने सोचा कि यह एक अपेक्षित परिणाम था। आखिरकार उनकी 4 शीर्ष जीन आर्ट सभी डीफाइड लेवल तक पहुंच गई थी। प्रत्येक जीन आर्ट में एक डीफाइड की शक्ति थी और उनके पास एक ही शरीर को मजबूत करने वाली 4 जीन आर्ट्स थी। उनकी शक्ति में उनका योगदान केवल योगात्मक नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शेल मजबूत और मजबूत होता गया। उनका शरीर लगातार बढ़ती स्टारलाइट के साथ चमकता रहा, लेकिन उनके मुक्कों को अभी भी वीर की गोलियों से नकार दिया जा रहा था। 10 मिनट तेजी से उड़ रहे थे और शेल की त्वचा टूटने और खून बहने लगी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। वीर, मेरा मुक्का फिर से लो। शेल दहाड़ उठा। उन्होंने एक उग्र पागल आदमी की तरह वीर की ओर मुक्का मारा। अगले ही पल वीर ने अपने सामने घाटी को अनगिनत सूर्यों से भरा हुआ देखा। मुक्का शक्ति एक पूरे तारामंडल के विस्फोट की तरह थी। स्टार एक्सप्लोड के तहत रिटर्न टू ओरिजिन। यहां तक कि एक लार्वा डीफाइड एलीट को भी उस वार से डरने का कारण होगा। ली चुन क्यू ने खुद से सोचा, शेल का प्रदर्शन उनकी कल्पना से कहीं अधिक था। स्टार एक्सप्लोड के नीचे वो अभी भी पूरी तरह से रिटर्न टू ओरिजिन का उपयोग करके एक मुक्का सक्रिय कर सकता था। शेल की शक्ति और प्रतिभा वास्तव में उत्कृष्ट थी। वीर ने देखा कि मुक्का शक्ति एक बाढ़ वाली नदी की तरह उनकी ओर धुल रही थी। हालांकि उन्होंने पीछे हटने की योजना नहीं बनाई। उन्होंने एक और हथियार बनाने के लिए अपनी 2 पिस्तौलें जोड़ी। यह एक रॉकेट लॉन्चर था। वीर ने लॉन्चर को अपनी बाहों में उठा लिया। उन्होंने निशाना साधा और तारे जैसी नदी जैसी मुक्का शक्ति पर एक रॉकेट दागा। लॉन्चर से प्रकाश की एक किरण उत्सर्जित हुई और यह शेल के हमले के केंद्र में उड़ गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह रॉकेट कितना मजबूत है, यह रिटर्न टू ओरिजिन के खिलाफ नहीं जा सकता है, जबकि यह स्टार एक्सप्लोड से प्रेरित है। ली चुन क्यू ने खुद से सोचा। अगले ही पल वो जम गए। रॉकेट मुक्कों के उस प्रवाह के केंद्र में जा लगा जो तारों की एक नदी की तरह था, और फिर ये एक परमाणु बम की तरह फट गया। विस्फोट ने शेल की मुक्का शक्ति के हर हिस्से को खा लिया। बूम! निम्नलिखित विस्फोट ऐसा लग रहा था जैसे यह पूरे ब्रह्मांड को पिघला सकता है। स्टार एक्सप्लोड के उस सुंदर उदाहरण के अंदर पर्यवेक्षकों के लिए देखने के लिए बहुत अधिक रोशनी थी। वे कुछ भी नहीं देख सकते थे। जब विस्फोट की रोशनी कम हुई तो ली चुन क्यू ने वीर और शेल को घाटी के अंदर अभी भी एक टुकड़े में देखा, लेकिन उनके बीच घाटी के पत्थर में एक विशाल गड्ढा फट गया था। वीर ने हमला नहीं किया और न ही शेल ने हमला किया, लेकिन हर कोई जानता था कि शेल पहले ही हार चुके थे। उनका स्टार एक्सप्लोड का समय समाप्त हो गया था। उनके पास अब वीर से लड़ने की शक्ति नहीं थी। मैं हार मानता हूं, शेल ने ईमानदारी से स्वीकार किया, लेकिन वीर बता सकते थे कि वह आदमी अभी भी लड़ना चाहता था। वह एक बार की विफलता के कारण हार नहीं मानने वाले थे। ली चुन क्यू ने कुछ नहीं कहा। वीर वास्तव में जीत गए थे।
कोई भी बता सकता था कि वीर के पास शेल की तुलना में कहीं अधिक शक्ति थी। ये ऐसी जीत नहीं थी जिसे वीर ने बाल बाल बचाया हो। लेकिन ली चुन क्यू को विश्वास था कि अगर उनके पास शेल को उनकी शक्ति के चरम तक बढ़ाने के लिए और समय होता तो उनके पास वीर को हराने का मौका होता। लेकिन वेरी हाई आदमी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वीर अभी मजबूत थे। वास्तव में क्रिस्टलाइजर जितना उन्होंने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक मजबूत था। उन्होंने सोचा था कि वीर शेल और लूक स्काईवॉकर से नीचे थे, लेकिन अब वीर की युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से उनकी तुलना में कमजोर नहीं थी। वो संभवतः अधिक मजबूत थे। युद्ध शक्ति का कोई मतलब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ट्रू गॉड बनने की क्षमता है। शेल एक नकली 11 आर्मोर टैलेंट है। एक उच्च मौका है कि वह एक ट्रू गॉड बन सकता है। वो वास्तविक जीत होगी। ली चुन क्यू ने वीर को घूर कर देखा, फिर शेल के साथ इलाका छोड़ दिया। तुम हमें बताए बिना डिफाइड बन गए। तुम इसके लिए हमें कैसे भुगतान करने की योजना बनाते हो? लिली ने बात करते हुए वीर को देखकर मुस्कुराया। मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहती हो। वीर ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम एक दीवार का सामना करते हुए खड़े हो जाओ। लिली ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, मैं एक बड़ा हूं, 3 साल का नहीं। मुझे दूसरे तरीके से दंडित करो। वीर ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, केवल बच्चों को ही एक दीवार का सामना करने के लिए दंडित किया जाता था। नहीं, तुम्हें दीवार का सामना करना होगा, और तुम्हें पूरे 1 महीने तक दीवार का सामना करना होगा। लिली ने मुस्कुराते हुए कहा। वीर ने झुंझलाहट में माथे पर शिकन डाली। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन एक्सक्विजिट ने बात काट दी। बहस करना बंद करो। छोटी बहन ने कहा कि तुम्हें एक दीवार का सामना करना चाहिए, क्योंकि एक सिल्कवॉर्म के डिफाइड बनने के बाद उन्हें एंशंट वॉल पर जाना पड़ता है। यह हम सभी के लिए अच्छा होगा। मैं समझा। वीर को अभी एहसास हुआ कि लिली वास्तव में जिद्दी नहीं हो रही थी, वो सिर्फ उन्हें चिढ़ा रही थी। लेकिन तुम अभी अभी डिफाइड बने हो। तुम कुछ दिनों में वहां जा सकते हो। तुम्हें बार्बी से मिलना चाहिए और उसके साथ कुछ समय बिताना चाहिए। जब तुम एंशंट वॉल पर होगे तो तुम उसे पूरे 1 महीने तक नहीं देख पाओगे। एक्सक्विजिट ने कहा। वीर ने सिर हिलाया और फिर एक्सक्विजिट उन्हें वापस स्टार ट्री पर ले गई। पहले जो हुआ उसके कारण लिली और एक्सक्विजिट ने अब वीर का साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं की। उनमें से एक हमेशा वीर के पास रहती थी, कहीं कुछ बड़ा न हो जाए। इससे वो बहुत उदास हो गए। उनके पास अब कोई खाली समय नहीं था। मैं वास्तव में ऐसा नहीं दिख सकता कि मैं बहुत खास हूं, वरना मेरे पास बिल्कुल भी आजादी नहीं होगी। वीर ने सोचा जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे और एक कप चाय पी रहे थे। एक्सक्विजिट देख सकती थी कि वह क्या सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और एक किताब पढ़ना जारी रखा। तुम क्या पढ़ रही हो? वीर ने अपना सिर उनके बगल में घुसाया और पूछा। कुछ नहीं। एक्सक्विजिट ने किताब बंद कर दी इससे पहले कि वीर उसे देख सके। उन्होंने इसे अपनी जेब में रखा और आत्मसचेत रूप से अपना गला साफ किया। यह एंशंट वॉल जगह क्या है जहां मैं जा रहा हूं? हालांकि वीर ये जानने के लिए उत्सुक थे कि एक्सक्विजिट क्या पढ़ रही थी। अगर वो उन्हें नहीं बताने वाली थी तो वो पूछते नहीं रहेंगे। एक्सक्विजिट ने धीरे से कहा, एंशंट वॉल एक ऐसी जगह है जहां मेरे पूर्वजों में से एक चित्र बनाया करता था। चित्र बनाना? वीर हैरान थे। वीर के आश्चर्य को देखकर एक्सक्विजिट मुस्कुराई और समझाया, यह कोई साधारण चित्र नहीं है। वो हमारी रेस के एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली थे। हालांकि वह कभी नेता नहीं बने, उन्होंने वेरी हाई सेंस का एक ऐसी हद तक अध्ययन किया जो हमारे अल्फा को छोड़कर किसी और ने कभी मेल नहीं खाया। रुकने के बाद एक्सक्विजिट ने उनके ऊपर स्टार फ्रूट को देखा और कहा, इससे पहले कि वह जीन हॉल में प्रवेश करते, वह एल्डर 2 साल तक एंशंट वॉल के सामने बैठे रहे। 2 साल बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली
तो पहली चीज जो उन्होंने की वो थी दीवार पर एक चित्र बनाना। चित्र बनाने के बाद वो उड़ गए और जीन हॉल चले गए। वो चित्र तब से वही है। ये एक किंवदंती है और अब भी लोग ये नहीं समझ सकते कि वह चित्र किस बारे में है। अगर कोई उस चित्र के पीछे के अर्थ को नहीं समझ सकता तो उसे घूरने से क्या लाभ हो सकता है? वीर ने पूछा, समझते हुए नहीं। एक्सक्विजिट मुस्कुराई और कहा, हालांकि ड्राइंग में आकृति कुछ ऐसी है जिसे कोई नहीं समझ सकता है। तस्वीर में उस एल्डर का अर्थ और शक्ति है जिसने इसे खींचा था। बस इसका अध्ययन करने में समय लेने से तुम्हें लाभ होगा। अब वीर समझने में सक्षम थे। एक्सक्विजिट और लिली उन्हें ट्रू गॉड की आर्ट का अनुभव कराना चाहती थी, क्योंकि इससे अंततः उन्हें लाभ होगा। उनके माध्यम से वे इसे बेहतर ढंग से समझ सकते थे और इससे चीजें सीख सकते थे। ये अनुभव उन सभी के लिए फायदेमंद होगा, इसलिए ये एक बुरा विचार नहीं था। लेकिन एंशिएंट वॉल वेरी हाई एंसेस्टर्स से बचा हुआ था। साधारण बाहरी लोगों को पास आने की अनुमति नहीं थी। वीर और सिल्कवॉर्म्स डीफाइड बनने के बाद पूरे 1 महीने तक वहां जा सकते थे, लेकिन नियम अभी भी बार्बी को एक परिवार के सदस्य होने के बावजूद वहां जाने से मना करते थे। एक्सक्विजिट और लिली वीर के साथ एंशिएंट वॉल पर जा रहे थे, इसलिए वे बार्बी की देखभाल नहीं कर सकते थे। हालांकि वीर ने बार्बी से उनकी राय पूछी। बार्बी स्टार ट्री पर रहने के लिए तैयार थी और इसलिए वीर ने उन्हें वहां रहने की अनुमति दी। वहां जेनोजेनिक्स के साथ बार्बी बहुत ऊब नहीं पाएंगी। जब वे तीनों चले गए तो 6-ईयर्ड मकाक उत्साहित होने लगा। 6-ईयर्ड मकाक एक अलग तरह का जेनोजेनिक था। यह इतना बुद्धिमान था कि इसने अपने मालिक के रूप में वीर का पालन करने का नाटक किया था, लेकिन सच्चाई में यह सिर्फ अवलोकन कर रहा था। यह स्टार ट्री से बचने का एक तरीका खोजना चाहता था। उसके शरीर पर रखा गया कॉन्ट्रैक्ट बहुत कठोर था और 6-ईयर्ड मकाक इसे हटाने का कोई तरीका नहीं खोज सका। अगर वह कॉन्ट्रैक्ट हटाए बिना भाग जाता तो भी वह कॉन्ट्रैक्ट के बलों द्वारा प्रतिबंधित और उत्पीड़ित होता। वीर आसानी से उसके दिमाग पर कब्जा कर सकता था, भले ही वह उस प्रणाली से बहुत दूर था जिसमें बंदर ने खुद को छिपाया था। जब तक वह वही नहीं करता जो उसे बताया गया था, बंदर पीड़ा में रहेगा। अगर मुझे वास्तविक आजादी चाहिए तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होगा। 6-ईयर्ड मकाक की आंखें चमक उठीं और उसने बार्बी को ध्यान से देखा। 6-ईयर्ड मकाक पहले से ही जानता था कि बार्बी वीर की बेटी थी। वो स्पष्ट रूप से उन्हें बहुत प्रिय थी। अब वीर आसपास नहीं थे और वह पूरे 1 महीने तक नहीं रहेंगे। अगर मैं उसे पकड़ सकता हूं तो मैं उसका उपयोग वीर को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की धमकी देने के लिए कर सकता हूं। वीर को वही करना होगा जो मैं कहता हूं। 6-ईयर्ड मकाक को लगा कि उसका मौका आ गया है। अन्य जेनोजेनिक्स उसके आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन उनके बीच केवल एक प्रिमिटिव डीफाइड है। उनके पास मुझे हराने का कोई मौका नहीं है। यह कहा जा रहा है, मुझे उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपने नकली शरीर का उपयोग करने, अदृश्य होने और उसे बाहर निकालने की जरूरत है। 6-ईयर्ड मकाक अभी भी अपनी योजना बना रहा था जब उसने बार्बी को अपनी दिशा में देखते हुए देखा। 6-ईयर्ड मकाक चौंक गया। उसने सोचा कि बार्बी जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर उसने बार्बी को अपनी मुस्कान से परे बोलते हुए सुना। उसने कहा, लिटिल 6, मुझे ये फल चाहिए। 6-ईयर्ड मकाक को वास्तव में लिटिल 6 नाम से नफरत थी, लेकिन बार्बी ने उसे बुलाया था। यह सही अवसर था। 6-ईयर्ड मकाक ने उत्तर दिया और जल्दी से उसके पास दौड़ गया। लिटिल मास्टर, आप क्या खाना पसंद करेंगी? 6-ईयर्ड मकाक ने बार्बी को ध्यान से देखा जैसे ही वो आराम से लेट गई। ये सोच रहा था, ये एकदम सही है। मुझे अदृश्य होने की भी जरूरत नहीं है। मैं बस उसे फल पहुंचाऊंगा, उसे बाहर निकालूंगा और फिर उसे कहीं से दूर छिपा दूंगा। इस तरह वीर को मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। मुझे वह चाहिए।
बार्बी ने अपनी उंगली उठाई ताकि वह जिस टुकड़े को चाहती थी उसे इंगित कर सके। वो एक कुर्सी पर लेटी हुई धूप का चश्मा पहने हुए थी। सिक्स हेड मकाक ने एक फल चाकू उठाया। उसने फल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, एक टुकड़ा लिया और उसे बार्बी के पास लाया। उसने उसे उसकी ओर बढ़ाया, अपना कदम उठाने की तैयारी कर रहा था। बार्बी ने सिक्स हेड मकाक को देखा। उसने हाथ नहीं बढ़ाया और फल नहीं उठाया। वो मुस्कुराई और कहा, क्या मैंने कहा था कि मैं इसे खाना चाहती हूं? भोजन दूसरे को दो, एक एक, न अधिक न कम। जिस दूसरे के बारे में बार्बी बात कर रही थी, वे छोटे सुअर होंगे। वे पूरे दिन अच्छी चीजें खाते हुए बार्बी का पीछा करते थे, लेकिन उनके शरीर कभी नहीं बदले। वे हमेशा की तरह स्थिर और छोटे लगते थे। मैं तुम्हारे को काट दूंगा, सिक्स हेड मकाक अचानक चिल्लाया। उसने बार्बी को झपटने के लिए जल्दी से अपने पंजे उठाए। जैसे ही सिक्स हेड मकाक के पंजे बार्बी की गोरी नाजुक त्वचा के संपर्क में आने वाले थे, बार्बी अचानक एक सफेद रोशनी के साथ चमक उठी। सिक्स हेड मकाक के पंजे ने रोशनी को मारा, जिससे चिंगारियों का एक फव्वारा निकल गया। बंदर के पंजे उस रक्षा को तोड़ने में असमर्थ थे और उसका हमला पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। सिक्स हेड मकाक चौंक गया। ये करीब से देखने के लिए झुक गया। रोशनी बार्बी से नहीं आई थी, ये उसके चारों ओर के छोटे सुअरों से आया था। अभी 16 छोटे सुअर बार्बी के चारों ओर सतर्कता से खड़े थे। उनकी आंखें चौड़ी और अपलक थी, क्योंकि वे सिक्स हेड मकाक को घूर रहे थे। उनके माथे पर रहस्यमय प्रतीक चमक रहे थे और उनके शरीर से रोशनी चमक रही थी। 16 छोटे सुअरों की होली लाइट संयुक्त हुई और एक लाइट शील्ड में बदल गई, जिसने सिक्स हेड मकाक को अंदर फंसा लिया। तुम सिर्फ सुअरों का एक गुच्छा हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते, सिक्स हेड मकाक गुर्राया। ये अपनी खुद की सुनहरी रोशनी के साथ चमका और उसने अपने अब चमकते पंजों से लाइट शील्ड को काट दिया। चूंकि वह अपने लक्ष्य की हत्या नहीं कर सका, इसलिए बंदर को इसे मुश्किल तरीके से करना होगा। सिक्स हेड मकाक जानता था कि वीर एक महीने के लिए वापस नहीं आएगा, और उसने दाव लगाया कि उसके पास बार्बी को पकड़ने के लिए पर्याप्त समय था। और जेनोजेनिक्स और 16 छोटे सुअरों के संबंध में सिक्स हेड मकाक ने उनकी परवाह नहीं की। लेकिन जब उसका वार हुआ तो सिक्स हेड मकाक ने देखा कि उसकी शक्ति उसे घेरे हुए ढाल को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। 16 छोटे सुअर अभी भी इसे अपनी जगह पर पकड़े हुए थे। उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ था। वे सभी बस गुस्से से बंदर को घूर रहे थे। सिक्स हेड मकाक चौंक गया था। उसने फिर से अपनी शक्ति का उपयोग किया, बार बार लाइट शील्ड को मार रहा था। बढ़ते आश्चर्य में बंदर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह प्रकाश की ढाल को तोड़ने में असमर्थ था। यह वास्तव में अंदर फंसा हुआ था। लिटिल सिक्स, तुम बहुत शरारती लड़के हो। हैरान होकर सिक्स हेड मकाक ने बार्बी को खड़े होते हुए, अपना धूप का चश्मा उतारते हुए, मुस्कुराते हुए और उसकी ओर चलते हुए देखा। किसी कारण से सिक्स हेड मकाक को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था। मिशा अभी अभी स्टार मून शेल्टर में प्रवेश कर चुकी थी जब किसी ने उन्हें पहचान लिया। मिशा, क्या तुम मिशा हो? एक कवच पहने हुए एक सुंदर लड़का पास आया। वह एक टाइगर डेविल सोल माउंट की सवारी कर रहा था। वो नाइट्स के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन जब वह मिशा के सामने रुका तो वह हैरान लग रहा था। मैं मिशा हूं। तुम कौन हो? मिशा ने सुंदर लड़के को देखा। उसने अपनी यादों में खोदने की कोशिश की, लेकिन वह याद नहीं कर पाई कि वह कौन था। मैं नीर हूं। सुंदर लड़का अपनी सवारी से उतर गया और खुशी से उसकी ओर देखा। नीर, तुम अंकल मनचंदानी के बेटे हो। मिशा को अचानक याद आया। उसने नीर को कुछ बार देखा था, लेकिन उस समय वह केवल 7 साल की थी। उसे वो ज्यादा याद नहीं था।
उसके सामने का सुंदर लड़का उस लड़के जैसा दिखता था जिसे वो नीर के रूप में जानती थी। नीर भावुक लग रहा था जब उसने कहा, मिशा, स्टार मून शेल्टर में तुम्हारे आने का समय सबसे सौभाग्यशाली है। चूंकि मैं यहां हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर तुम किसी भी प्रकार की डेविल सोल चाहती हो तो बस मुझे बताओ, मैं तुम्हें मेरे कब्जे में कोई भी दे दूंगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सेक्रेड ब्लड डेविल सोल्स भी हैं। सिस्टर मिशा, तुम लोग बातें करो, मैं थक गया हूं और मुझे आराम करने की जरूरत है। मिशा के पास एक आवाज आई। नीर ने देखा कि उसके बगल में एक छोटा लड़का था। नीर के माथे पर शिकन पड़ गई। लड़का केवल 13 या 14 साल का लग रहा था। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अभी तक सैंक्चुरी से संबंधित है। मैं प्रस्ताव की सराहना करती हूं, लेकिन मदान फैमिली के लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, मिशा ने नाखुशी से कहा। आखिरकार नीर ने इस तरह बात की थी जैसे वह बेकार हो। मेरा ये इरादा नहीं था। हमारे परिवार दोस्त हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हालांकि नीर घमंडी था, वो मूर्ख नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था, और इसलिए उसने जल्दी से बातचीत को एक और सुखद रास्ते पर वापस लाने की कोशिश की। मैं तुम्हारे इरादे को पूरी तरह से समझ गई, लेकिन मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मिशा ने कहा। उसने लड़के की बाह पकड़ी और कहा, चीकू, चलो चले। जब नीर ने उस खूबसूरत लड़की को देखा जिसे वह दूसरे लड़के के करीब पसंद करता था, तो वो परेशान हो गया। वो लड़के के सामने दौड़ा और चौंकने का नाटक किया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है छोटे भाई? चीकू रहेजा, लड़के ने नीर की टकटकी से मिलते हुए जवाब दिया। जब उसने रहेजा उपनाम सुना तो नीर को लगा कि उसका दिल एक बड़ी छलांग लेता है। वो वास्तव में उस उपनाम से डरता था, उस वजह से जो उसके साथ तब हुआ था जब वह छोटा था। एक समय एक समुद्र तट पर रहेजा फैमिली से संबंधित एक छोटी दानव लड़की ने उसे समुद्र की खारी गहराई में फेंक दिया था। यहां तक कि अब भी नीर उस भयानक घटना के बारे में बुरे सपने देखता रहता है। यह उसकी सबसे भयानक याद थी। चीकू, उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति रहेजा फैमिली से संबंधित है। हो सकता है कि वह उसी उपनाम वाले किसी अन्य परिवार का सदस्य हो। नीर ने अपनी यादों में खोदा और कुछ राहत महसूस की। जब तक चीकू उस रहेजा फैमिली से नहीं था, तब तक उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जहां तक नीर जानता था, रहेजा फैमिली की केवल एक बेटी थी। वो केवल कुछ साल की थी, इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि उसने अभी तक सैंक्चुरीज में प्रवेश किया हो। किंवदंतियों ने कहा कि रहेजा फैमिली का एक बेटा था, लेकिन अज्ञात कारणों से बेटा लापता हो गया था। नीर को याद आया कि लड़के को कियान रहेजा कहा जाता था। उसका चीकू जैसा पुराना फैशन और मजेदार नाम नहीं था। हालांकि चीकू सिर्फ उसका उपनाम था। उसके परिवार के सदस्य उसे चीकू कहते थे, लेकिन साधारण लोग उसे केवल कियान के रूप में जानते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि नीर नाम को पहचानने में विफल रहा। भाई चीकू, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस पूछो। मैं, नीर, बहुत प्रतिभाशाली हूं। मेरे लिए जेनोजेनिक्स को मारना आसान है। सेक्रेड ब्लड क्रीचर्स को मारना मेरे जैसे आदमी के लिए केक का एक टुकड़ा है। नीर ने डींग मारते हुए चीकू को देखकर मुस्कुराया। धन्यवाद, तुम एक अच्छे आदमी लगते हो। अगर मुझे कभी कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे पूछूंगा, चीकू ने विनम्रता से कहा। सेक्रेड में आंटी मैंने चीकू को अन्य जीवों के साथ विनम्र होना सिखाया था। यहां तक कि जब वह खा रहा था तो उसे उस सज्जन की तरह व्यवहार करना पड़ता था जो वह था। उसे हर समय अच्छा शिष्टाचार बनाए रखना पड़ता था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे शेल्टर के पूर्वी तरफ एक सेक्रेड ब्लड क्रीचर मिला। मैं उसे मारने जा रहा हूं। चलो चले, नीर ने मुस्कुराते हुए कहा।
वो अपनी उपस्थिति और शक्ति के बारे में बहुत आश्वस्त था। उसने सोचा कि उसे केवल अपनी शक्तियों को थोड़ा दिखाना होगा ताकि मिशा जैसी छोटी लड़की उसके लिए सिर के बल गिर जाए। हालांकि चीकू सेक्रेड ब्लड क्रीचर्स को मारने में दिलचस्पी नहीं रखता था। वह केवल पहले पृथ्वी ग्रह में रुका था क्योंकि उसे अधिक सुपर क्रीचर्स खोजने में परेशानी हो रही थी। अगर वह उन्हें और अधिक मजबूती से खोज सकता तो वो पहले से ही दूसरे पृथ्वी ग्रह में होता। चीकू, अगर मिस्टर निंग तुम्हें आमंत्रित कर रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। मिशा ने अचानक उसे आंख मारी। वो एक चतुर लड़की थी, इसलिए वह जानती थी कि नीर क्या कर रहा था। जाहिर है वो उसके लिए एक चीज रखता था। वो ये भी जानती थी कि निंग फैमिली समग्र रूप से बहुत अभिमानी और आत्मप्रेमी लोगों का एक समूह था। अगर उसने अब इस परेशानी को हल नहीं किया तो जिस तरह से नीर उसे परेशान कर रहा था वो बस हिमस्खलन करेगा। इसलिए उसने कहा कि उन्हें जाना चाहिए। इसके बावजूद गुप्त रूप से जाने का एक और कारण था। नीर उसे सहमत होते सुनकर खुश हुआ। उसने 2 सेक्रेड ब्लड डेविल सोल माउंट्स को बुलाया और कहा, हमारे और उस जगह के बीच की दूरी थोड़ी दूर है। मैं तुम्हें ये 2 सेक्रेड ब्लड माउंट्स उपहार के रूप में दूंगा। वह दिखावा करने में कभी संकोच नहीं करता था। नीर ने हमेशा सोचा कि अगर उसके पास कुछ अच्छा है तो उसे अन्य लोगों को बताना चाहिए। सिर्फ बात करना पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने कभी कभी अपनी दौलत का प्रदर्शन करने के लिए उपहार दिए। 2 सेक्रेड ब्लड माउंट्स कुछ उत्कृष्ट थे। आखिरकार कई प्रकार के डेविल सोल्स थे, इसलिए सेक्रेड ब्लड डेविल सोल माउंट्स काफी दुर्लभ थे। ठीक है, चीकू के पास पहले से ही एक माउंट है, मैं बस उसके साथ सवारी करूंगी। मिशा ने बात करते हुए चीकू को देखकर मुस्कुराया। चीकू ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी सवारी को बुलाया। बूम! चीकू के सामने एक विशाल सोने का 2 सिर वाला ड्रैगन दिखाई दिया। आसपास के सभी माउंट डेविल सोल्स चीखने लगे और भागने लगे। अगर उनके मालिकों ने उन्हें वहीं रुकने का आदेश नहीं दिया होता तो वे सभी भाग गए होते। नीर जम गया जब उसने इसे देखा। ये एक बहुत शक्तिशाली डेविल सोल था। उसने इस तरह की चीजें अपने परिवार के घर में देखी थी, लेकिन वे बाद के सैंक्चुरी से हाई क्लास डेविल सोल्स थे। पहले पृथ्वी ग्रह में उसने कभी भी इतना डरावना जानवर नहीं देखा था। ये एक सुपर डेविल सोल नहीं हो सकता। ये असंभव है। ये सिर्फ एक झांसा है, निश्चित रूप से। ये एक सुपर डेविल सोल नहीं हो सकता। नीर वास्तव में इसकी उपस्थिति के बारे में संदिग्ध था, लेकिन वो ये नहीं पूछना चाहता था कि ये किस प्रकार का डेविल सोल था। अन्यथा ये उसे एक अज्ञानी गंवार की तरह लगता। चलो चलते हैं। नीर को मुस्कुराने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसने चीकू और मिशा से बात की, जो 2 सिर वाले ड्रैगन की पीठ पर खुशी से बैठे थे। कृपया रास्ता दिखाए मिस्टर निंग, मिशा ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह परेशान था। नीर ने अभी भी अपनी टीम को जल्दी से आगे बढ़ने का आदेश दिया। सेक्रेड ब्लड माउंट्स जितनी जल्दी हो सके दौड़े 2 सिर वाले ड्रैगन को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दौड़ना शुरू ही किया था कि विशाल ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। यह अविश्वसनीय गति से चला गया। 2 सिर वाले ड्रैगन माउंट की तुलना में नीर का सेक्रेड ब्लड माउंट एक कछुए जितना धीमा था। वह एक सुपर डेविल सोल नहीं हो सकता, है ना? नीर दंग रह गया था। उसका मूड बहुत खट्टा था और उसे खुद को दिलासा देते रहना पड़ा। वह बच्चा सिर्फ भाग्यशाली रहा होगा। एक अन्य परिवार के सदस्य ने शायद उसे दे दिया होगा। शक्ति के मामले में वो निश्चित रूप से मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। जब मैं सेक्रेड ब्लड क्रीचर को मारूंगा तो मिशा को निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि यहां असली आदमी कौन है। सेक्रेड ब्लड माउंट अधिकांश जानवर माउंट्स की तुलना में यथोचित रूप से जल्दी चला गया। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटे लगे। उन्होंने वहां एक ऐसा प्राणी देखा जो एक टाइटन जैसा था।
यह एक पहाड़ी के ऊपर चुपचाप आराम कर रहा था। नीर ने एक आदेश दिया और आगे बढ़ा। उसने अपनी टीम को उस सेक्रेड ब्लड क्रीचर से लड़ने के लिए नेतृत्व किया। सेक्रेड ब्लड क्रीचर खड़ा हो गया और दहाड़ मार दी जब नीर की सेना ने उसे घेर लिया। यह साफ नहीं हो सका और यह जल्दी से चारों तरफ से घिरा हुआ था। नीर के सैनिकों ने शानदार समन्वय के साथ कदम रखा जैसे ही उसने आदेश जारी किए। सेक्रेड ब्लड क्रीचर उनमें से एक को भी नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। नीर भी बहुत सक्रिय था और उसने सेक्रेड ब्लड क्रीचर पर बार बार हमला किया। टाइटन को नीचे लाने में उन्हें आधा घंटा लगा। नीर अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। उसने अपनी क्षमताओं के सर्वश्रेष्ठ के लिए लड़ाई लड़ी थी और अपने पुरुषों को आदेश दिया था। वह इस बात से बहुत संतुष्ट था कि लड़ाई कैसे चली गई थी। वह चीकू और मिशा को देखकर मुस्कुराया। वो उनकी ओर चलने लगा, लेकिन कुछ कदम बाद उसने आकाश से एक गुस्सैल दहाड़ सुनी। उसने अपना सिर उठाया और उसका चेहरा फीका पड़ गया। ये नया प्राणी उस सेक्रेड ब्लड क्रीचर के समान था जिसे उन्होंने अभी अभी मारा था, लेकिन यह बड़ा था। ये एक छोटे पहाड़ जैसा था। यह आकाश से उनकी ओर गिर पड़ा। नीर के सैनिक अभी भी अपनी जीत के आनंद में झूम रहे थे, इस बात से अनजान कि क्या होने वाला था। अगर प्राणी उतरता तो उनमें से आधे मर जाते। भागो! नीर चिल्लाया जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया। लेकिन सामान्य सैनिकों ने उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की जितनी उन्होंने की थी। जैसे ही उसने विशाल जानवर को देखा जो उन सभी को कुचलने वाला था, नीर चौंक गया और उग्र हो गया। वो कुछ नहीं कर सकता था। अचानक उसकी दृष्टि के कोने में कुछ चमका। आकाश से नीचे आ रहा विशाल जानवर झटके से रुक गया। उसका अवरोहन रुक गया। नीर चौंक गया था। उसकी आंखें विशालकाय के शरीर से नीचे की ओर तब तक गई जब तक उसने चीकू को उसके नीचे खड़े नहीं देखा। लड़के ने एक हाथ से पर्वतीय जानवर को पकड़ रखा था। वो लापरवाही से वहां खड़ा था। चारों ओर के सैनिक स्तब्ध विस्मय में उसे घूर रहे थे। उन्होंने छोटे लड़के को जानवर को पकड़े हुए ऐसे देखा जैसे वे एक भूत देख रहे हों। वीर को उम्मीद थी कि एंशंट वॉल एक रहस्यमय जगह होगी, लेकिन काफी आश्चर्यजनक रूप से ये एक पहाड़ के ऊपर सिर्फ एक साधारण दीवार थी। दीवार की सतह को कवर करने वाले कई चित्रों के अलावा ये कुछ खास नहीं था। चित्र निश्चित रूप से अजीब थे। वीर और दोनों महिलाएं वहां पहुंचने के लिए कई प्रतिबंधों से गुजरे, लेकिन अगर वे नहीं गुजरे होते तो वीर ने सोचा होता कि ये चित्र किसी प्रसिद्ध एब्स्ट्रैक्ट पेंटर या ग्राफिटी आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए थे, न कि किसी एंशंट एलीट द्वारा। जब वे एंशंट वॉल पर पहुंचे तो कई वेरी हाई पहले से ही दीवार पर थे। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े थे, कुछ दीवार को घूर रहे थे और कुछ चिंतन में सिर झुकाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी दीवार पर बने चित्रों से कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ वेरी हाई जो मौजूद थे वे भी बहुत डरावने व्यक्ति थे। यहां तक कि उनकी शक्तिशाली रेस के बीच भी उन्हें शायद टॉप क्लास एलीट्स माना जाता था। वीर ने कुछ कहना शुरू किया, लेकिन एक्सक्विजिट ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने गंभीरता से अपनी उंगलियों को अपने होठों पर रखा, फिर उन्हें पेंटिंग का निरीक्षण करने का इशारा किया। जब वीर ने देखा कि एक्सक्विजिट और लिली अपने चारों ओर के वेरी हाई एल्डर्स को कितनी सावधानी से देख रही थी, तो उन्हें एहसास हुआ कि दोनों महिलाएं अपने प्रतिष्ठित एल्डर्स को परेशान न करने की कोशिश कर रही होंगी। वे बहुत सावधान थे कि दीवार पर अन्य लोगों को परेशान करने या उनकी एकाग्रता को बाधित करने वाला कुछ भी न करें। वीर ने कुछ नहीं कहा। वह बस दीवार पर बने चित्रों की जांच करने के लिए चले गए। एक्सक्विजिट और लिली भी उनके बगल में रहीं, चित्रों को ध्यान से देखती रहीं। जैसे ही उन्होंने चित्रों को समझने की कोशिश की, उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि वीर क्या सोच रहे थे। वीर के दृष्टिकोण और ज्ञान तक पहुंचने में सक्षम होने का मतलब था कि वे बहुत कुछ सीख सकती थी।
लेकिन ऐसा नहीं था जैसे वे वीर का फायदा उठा रहे थे। आखिरकार अगर वो वेरी हाई का सिल्कवॉर्म नहीं बन जाता तो वो पहली जगह पर इस दीवार पर बने चित्रों को कभी नहीं देख पाता। पूरा पहाड़ चित्रों से ढका हुआ था, जिसका मतलब था कि लेने के लिए एक अकल्पनीय राशि थी। वीर बहुत शुरुआत खोजना चाहते थे। एक बार जब उन्हें शुरुआती बिंदु मिल गया तो वो चित्रों का अनुसरण कर सकते थे जैसे वे प्रहती करते थे। लेकिन थोड़ी देर खोजने के बाद वो ये पता लगाने में असमर्थ थे कि ड्राइंग कहाँ शुरू हुई थी। अजीब कलाकृति कुछ ऐसी थी जिसे वीर कम से कम नहीं समझ सके। कई एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस को एक एकल फ्लूइड म्यूरल में मिला दिया गया लगता था, जिसका कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं था। यह बताना मुश्किल था कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अगर चित्र इतने अविश्वसनीय रूप से चिकने और आश्चर्यजनक नहीं होते तो वीर ने सोचा होता कि ये एक बच्चे का यादृच्छिक ग्राफिटी था। एक्सक्विजिट महसूस कर सकती थी कि वीर क्या सोच रहे थे। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और वीर से फुसफुसाते हुए कहा, कोई नहीं जानता कि ये पेंटिंग कहाँ से शुरू होती है और कोई नहीं जानता कि पेंटिंग का क्या मतलब है। तुम्हें खरोंच के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करके शुरू करना चाहिए। वीर ने जवाब दिए बिना सिर हिलाया। वो कोई स्पष्ट सुराग नहीं देख सके, इसलिए उन्होंने वही किया जो एक्सक्विजिट ने सुझाया था। उन्होंने पत्थर में दिखाई देने वाले स्क्रैच मार्क्स पर ध्यान केंद्रित किया। वीर का दिमाग एक साधारण डिफाइड एलीट से भी बदतर नहीं था। थोड़ी देर के लिए ड्राइंग को देखने के बाद वीर को एहसास हुआ कि इसे एक व्यक्ति की उंगलियों से खींचा गया था। स्क्रैच मार्क्स के अंदर रहने वाला दिमाग भी शत्रुतापूर्ण नहीं था। ये हथियारों के घाव नहीं थे, लेकिन न ही वे पेन से किए गए लेखन की तरह सुरुचिपूर्ण थे। ये देखने के लिए एक बहुत ही अजीब बात थी। ये एक फिंगर माइन होना चाहिए, वीर ने अनुमान लगाया। हालांकि वो पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो सके। हालांकि वो निश्चित नहीं थे कि ये किस तरह का दिमाग था। ये बताना मुश्किल नहीं था कि पूरे चित्र को बनाने वाले व्यक्ति में एक शक्तिशाली चेतना थी। वीर का दिमाग अपने आप में शक्तिशाली था, लेकिन इन निशानों को बनाने वाले दिमाग की तुलना में उनका सरल और निम्न स्तर का था। वीर निशानों के अंदर रहने वाले दिमाग को समझने की जल्दी में नहीं थे। उन्होंने पहाड़ पर एक रास्ते का अनुसरण किया। सबसे पहले वो बड़े पैमाने पर ड्राइंग में लेना चाहते थे। उसके बाद वो करीब आएंगे और विस्तार से प्रत्येक व्यक्तिगत ड्राइंग की जांच करेंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने देखने और समझने की कितनी कोशिश की, उन्हें किसी भी पेंटिंग या ड्राइंग का सार नहीं मिल सका। वो एक सुराग भी नहीं जुटा सके। उन्हें फिर से स्क्रैच मार्क से शुरुआत करनी पड़ी। नक्काशी में दिमाग उस वेरी हाई द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था जिसने चित्र बनाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया था। मुझे लगता है कि ड्राइंग और स्क्रैच मार्क्स द्वारा छोड़े गए संदेश अलग है। पेंटिंग के रहस्यों को प्रकट करने से मुझे चट्टान में खुदे हुए दिमाग को समझने में मदद नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी कोई भी मुझसे पेंटिंग के रहस्यों को प्रकट करने की उम्मीद नहीं करता है। अगर मैं खरोंच के अर्थ को समझ सकता हूं तो यह पूरा उद्यम सार्थक होगा। वीर शांत हो गए और रेखाओं के अर्थ को समझने की कोशिश करने पर ध्यान केंद्रित किया। निशान ने वीर को बहते बादलों का आभास दिया, लेकिन जैसे जैसे निशानों की उनकी समझ गहरी हुई, इसने उन्हें एक अजय शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इसने उन्हें अपनी भावनाओं की गहराई में और गहराई तक जाने की इच्छा दी। ये किसी ऐसे व्यक्ति की भावना थी जिसे किताबें पढ़ना पसंद था, लेकिन फिर उन्होंने अस्तित्व में सबसे मोहक उपन्यास की खोज की। वीर इसकी ओर आकर्षित थे और वह एक सेकंड के लिए भी खुद को कहानी से दूर नहीं करना चाहते थे। वो बस पढ़ते रहना चाहते थे और ये पता लगाना चाहते थे कि आगे क्या हुआ। दूसरा प्रभाव जो उन्होंने जुटाया वो शब्द स्ट्रेंज था। हर दिमाग में एक थीम होता था। उदाहरण के लिए वीर के अंडर द स्काई में थीम यह था कि ब्रह्मांड में सब कुछ सिर्फ एक शतरंज का टुकड़ा था। लेकिन इस पेंटिंग में दिमाग अनोखा था। यदि आपने एक साधारण व्यक्ति के दिमाग का वर्णन किया तो आप कह सकते हैं
कि ये एक पेड़, एक पहाड़ या एक नदी जैसा था। लेकिन अगर वे चीजें साधारण दिमागों का प्रतिनिधित्व करती थी, तो इस पेंटिंग का दिमाग 10,000 मील लंबी एक स्क्रॉल की तरह होगा। हर रेखा और हर वक्र का एक अलग दिमाग था। एक खंड एक पहाड़ या पानी का एक शरीर हो सकता है, दूसरा भाग एक बादल या मिट्टी का एक धब्बा, या एक मंडप या एक इमारत हो सकता है। ड्राइंग का एक एकल वक्र एक फूल, एक पक्षी, एक बग या एक मछली हो सकता है। दिमाग का बदलना पर्यवेक्षक को और आगे खींचता गया, जिससे वे रुकने में असमर्थ हो गए। एक ही कदम के साथ वीर 3 अलग अलग दृश्यों को देख सकते थे। हर रेखा और हर मोड़ ने उन्हें अद्भुत विचारों से भर दिया। इसने उन्हें यह अनुमान लगाने में असमर्थ कर दिया कि अगला दृश्य क्या हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक्सक्विजिट ने कहा कि एंशिएंट वॉल का दौरा करने वाला कोई भी प्राणी उनके दिमाग को बढ़ावा देगा। इस दीवार पर दिमाग सब कुछ समाहित करता हुआ लगता है। किसी भी शक्ति या तत्व का अभ्यास करने वाला कोई भी प्राणी वहां एक दिमाग पा सकता है जो उनकी जीन आज के साथ अच्छी तरह से मेल खाता हो। हालांकि वीर इसे अपनी आंखों से देख रहे थे, यह विश्वास करना काफी मुश्किल था। वीर ने सोचा कि इस वेरी हाई एल्डर को अपने दम पर इस तरह की पेंटिंग बनाने में सक्षम होने के लिए किस तरह का जीनियस होना चाहिए। अगर वेरी हाई ने इस बात की पुष्टि नहीं की होती कि एंशिएंट वॉल के चित्र एक व्यक्ति द्वारा किए गए थे, तो वीर ने सोचा होता कि ये ड्राइंग कई लोगों का काम था। एक व्यक्ति इतने सारे दिमागों का मास्टर कैसे हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं था। भले ही वीर के पास एक अथाह बुद्धि और सीखने की एक प्रभावशाली क्षमता थी, वो केवल एक रास्ते पर चल सकते थे। वो ब्रह्मांड में सीखने के लिए सब कुछ नहीं सीख सकते थे। अगर ये एक व्यक्ति द्वारा खींचा गया था, तो उस वेरी हाई एल्डर का दिमाग बहुत प्रभावशाली है। वह पूरे ब्रह्मांड में सबसे चतुर व्यक्ति रहा होगा। वीर ने चित्रों की जांच करते हुए बुदबुदाया। वीर ने एक एक करके चित्रों के माध्यम से अपना काम जारी रखा। हालांकि वह ये सब नहीं सीख सकते थे, बस उन सभी प्रकार के दिमागों को महसूस करना उनके अपने ज्ञान के विस्तार के लिए अच्छा था। यह उन्हें नए दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर रहा था। वीर अपनी टिप्पणियों को जारी रख रहे थे जब उन्हें एक झटका लगा। संवेदना पर उनकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। ये दिमाग बस बहुत मूड और अजीब था। जैसे ही उन्होंने खोज की, वीर ने बहुत अधिक दिमाग महसूस किया था और महसूस किया कि यह बहुत जटिल था। वो इसमें डूब रहे थे, जिसने उनके विश्वास को मूल रूप से हिला दिया। यह एक विश्वविद्यालय के छात्र की तरह था जिसने अभी अभी स्नातक किया था। अनगिनत बड़ी कंपनियों ने स्नातक को निमंत्रण भेजा। उनमें से एक ने कहा, मेरी कंपनी में आओ और एक वकील बनो। एक वकील होने के कई तरह के फायदे हैं। तुम बहुत पैसा कमाओगे। एक अन्य कंपनी ने कहा, मेरी कंपनी में डॉक्टर बनने आओ। एक डॉक्टर बनना तुम्हें अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध कर सकता है और तुम्हारी प्रतिष्ठा छलांग और सीमा से बढ़ेगी। सभी ने कहा कि वे सबसे अच्छे थे और वे सभी उदार और आकर्षक लग रहे थे। एक नया स्नातक, जिसे इतनी अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा था, जल्दी से खुद को ट्रैक से बाहर कर सकता था। जब तक किसी के पास बहुत स्थिर इच्छा शक्ति नहीं होती, वे ये भी नहीं जान पाते कि क्या हुआ था और खुद को खो देते। लेकिन इस मामले में खुद को खोना कोई बुरी बात नहीं थी। जब लोग अनिश्चित होते थे कि वे अपने जीवन में किस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो वे खुद को चित्र में खो सकते थे और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दिमाग चुन सकते थे। जो लोग अभी भी अपनी पहचान स्थापित कर रहे थे, उनके लिए चित्र के भीतर एक दिमाग खोजना जिसे वे अपना कह सके, भविष्य में उनकी मदद कर सकता था। वीर अलग थे। उनके पास पहले से ही चलने का एक रास्ता था, और अगर उन्होंने खुद को ड्राइंग के दिमाग से प्रभावित होने दिया, तो उनका मूल स्वरूप नष्ट हो जाएगा। वीर ने खुद को अपनी आंखें बंद करने और उस दिमाग की पकड़ से बचने के लिए मजबूर किया, लेकिन सभी प्रकार के दिमाग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए, उनकी दृष्टि को चित्र पर स्थिर रखने की कोशिश कर रहे थे। सौभाग्य से वीर में एक बहुत स्थिर इच्छा शक्ति थी।
वह दीवार से अपनी नजर हटाने में सक्षम थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने दिमाग को शांत किया। एक ही कोशिश में एंशंट वॉल से दूर जाने की क्षमता साबित करती है कि तुम्हारा दिमाग बुरा नहीं है। एक आवाज वीर के बगल में बोली। वीर ने अपनी आंखें खोली और वक्ता की ओर मुड़े। वहां उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक पत्थर पर बैठे हुए देखा। वो आदमी वीर की दिशा में देख रहा था। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उपस्थिति और कपड़े काफी सामान्य थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जिसने वीर का ध्यान खींचा। इसने उन्हें अनदेखा करना मुश्किल व्यक्ति बना दिया। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? वीर भ्रमित थे। ये नहीं जानते थे कि वह आदमी कौन था। वीर चित्र में इतना लीन हो गए थे कि वे काफी दूरी तक चले आए थे। एक्सक्विजिट और लिली अभी भी उनसे कुछ दूर पीछे थी, इसलिए आसपास कोई और नहीं था जिसे वो आदमी संबोधित कर सकता था। एक्सक्विजिट और लिली एंशंट वॉल पर दिमाग में खींची गई थी। वे किसी और चीज पर ध्यान देने के लिए बहुत अवशोषित थी, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आदमी ने वीर को कब संबोधित किया। वे एंशंट वॉल के दिमाग में पूरी तरह से डूबी हुई थी। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हंसा और कहा, तुम्हारे अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और ने अपनी पहली कोशिश में यहां तक का सफर तय किया है। ठीक है, आखिरकार मेरे जैसे जीनियसेस को ढूंढना मुश्किल है। वीर ने अपनी नाक को छूते हुए मुस्कान बिखेरी। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हैरान लग रहा था, लेकिन फिर उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। वह उस पत्थर से उतर गया जिस पर वह बैठा था। वह वीर के बगल में खड़ा हो गया, एंशंट वॉल का सामना कर रहा था। वेरी हाई सब कुछ महसूस कर सकते हैं, भले ही ये ब्रह्मांड प्रकृति में अविश्वसनीय रूप से जटिल और पेचीदा हो सकता है। हम हर वस्तु के मूल को महसूस कर सकते हैं। हालांकि एंशंट वॉल अरबों वर्षों से यहां है और कोई भी इसकी गुप्त प्रकृति को समझने में सक्षम नहीं है। क्या तुम जानते हो क्यों? मैं नहीं जानता क्यों, वीर ने जल्दी से जवाब दिया। अगर वह नहीं जानते थे तो यह ढोंग करने का कोई मतलब नहीं था कि वे करते थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का प्रश्न अलंकारिक था। वीर का उत्तर सुनकर उन्होंने सिर हिलाया और उन्होंने एंशंट वॉल को देखा। उन्होंने एक विशेष स्थान की ओर इशारा किया और कहा, कोई भी इसके रहस्यों को क्यों नहीं समझ सकता, इसका कारण यह है। वीर ने देखा कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कहां इशारा कर रहा था। आदमी की उंगली का अनुसरण करते हुए बाकी के बीच छिपे हुए एक एकल सिंबल तक पहुंचे। सिंबल के केंद्र में एक क्षैतिज आंख थी, लेकिन आंख की पुतली यिन यांग टैची फिश जैसी दिखती थी। क्या यह वेरी हाई आई है? वीर ने सदमे में पूछा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, यह पूरी पेंटिंग बहुत अजीब है। कोई नहीं बता सकता कि यह क्या चित्रित करने की कोशिश कर रही है। यह स्थान एकमात्र जगह है जहां पेंटिंग स्पष्ट है। और यह क्या दिखाता है? वेरी हाई की वेरी हाई आई। हर कोई इस पहलू को समझ सकता है, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि यहां एक वेरी हाई क्यों खींचा गया है। और कोई नहीं जानता कि ड्राइंग के बाकी हिस्सों के साथ इसका क्या संबंध है। तुम इसे शुरुआत के रूप में उपयोग कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं समझता कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। वीर ने वेरी हाई आए और उसके आसपास की बाकी पेंटिंग को देखा। उन्होंने सोचा कि ड्राइंग बहुत अजीब थी और वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि इसे क्या होना चाहिए था। लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता था कि वेरी हाई आय और ड्राइंग के बाकी हिस्सों के बीच क्या संबंध था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एंशंट वॉल से दूर देखा और उनकी नजर वीर पर पड़ी। हालांकि कोई भी इस ड्राइंग के पीछे के रहस्यों को नहीं समझ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं सीख सकते। इस पेंटिंग में वेरी हाई आय बहुत अनोखी है। इसका अर्थ अन्य निशानों से पूरी तरह से अलग है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम इसके बारे में एक या दो चीजें सीख सकते हो। जब आप कहते हैं कि यह अलग है तो आपका क्या मतलब है? वीर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का मतलब नहीं समझ पाए, क्योंकि पेंटिंग का दिमाग लगातार बदलता रहता था। इस पूरी विशाल ड्राइंग में हर रेखा और वक्र अद्वितीय था। आप पेंटिंग के किसी भी विशेष भाग को कैसे देख सकते हैं?
और दावा कर सकते हैं कि यह विशेष था। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चुप हो गया, फिर कहा, यह एल्डर एक जीनियस था जो लीडर से ठीक नीचे खड़ा था। उन्होंने वेरी हाई सेंस का अधिकतम अभ्यास किया। वह इस दुनिया में सब कुछ अपने सीने के भीतर महसूस कर सकता था। इस तरह वह एक पेंटिंग बना सकते थे जिसमें सब कुछ शामिल हो। हालांकि इस पेंटिंग के अंदर का दिमाग अंतहीन भिन्नता में सक्षम लगता है। इसे वेरी हाई सेंस का उपयोग करके बनाया गया था। यह दिमाग वेरी हाई फॉरगेट लव, बिग लव और लवलेस के रूप में जानी जाने वाली प्रतिभाओं से आया था। यह दिमाग शक्तिशाली और सूक्ष्म है, लेकिन इसमें एल्डर की अपनी भावनाएं शामिल नहीं हैं। केवल यह वेरी हाई आई ड्राइंग अलग है। इसे उन भावनाओं का उपयोग करके बनाया गया था जो सीधे एल्डर से आई थी। यह किस तरह की भावना रखता है? वीर ने जिज्ञासा से पूछा। अगर उन्होंने वेरी हाई सेंस को ट्रू गॉड लेवल तक विकसित कर लिया था, तो वेरी हाई एल्डर लगभग स्काई एंड मैन कंबाइन टुगेदर तक पहुंच चुके होंगे। उन्हें ब्रह्मांड के साथ एकजुट होने के करीब आना चाहिए। यहां तक कि एक्सक्विजिट भी लगभग भावहीन थी। और इस आदमी ने वेरी हाई सेंस का अभ्यास किया था जो एक्सक्विजिट की क्षमताओं से कहीं परे था। वीर के लिए यह कल्पना करना मुश्किल था कि ऐसा आदमी किस तरह की भावनाएं महसूस करने में सक्षम होगा। वह पूरी तरह से भावहीन हो सकता था। अगर आदमी ने किसी तरह महसूस करने की क्षमता बरकरार रखी थी, तो यह वीर को बहुत झटका देगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर तुम जानना चाहते हो, तो तुम्हें खुद से देखना चाहिए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। वीर की जिज्ञासा बढ़ गई थी। वह इस वेरी हाई मार्क के दिमाग की जांच करना चाहते थे। अचानक वीर ने कुछ सोचा। वह चारों ओर मुड़े और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा नाम क्या है? वीर ने मान लिया कि इस आदमी ने वेरी हाई सेंस का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन भले ही वह सच होता, वेरी हाई के पास उस तरह के कई एलिट्स थे। आखिरकार वेरी हाई ब्रह्मांड की अन्य रेसेस की तुलना में कौशल के एक उच्च स्तर पर किसी भी जीन आर्ट का अभ्यास कर सकते थे। वे वेरी हाई सेंस पर लागू होने वाली योग्यता से कम योग्यता के साथ प्रत्येक नई जीन आर्ट से संपर्क करेंगे। ली जेडाई, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लापरवाही से जवाब दिया। सवाल ने उन्हें परेशान नहीं किया। टिप के लिए धन्यवाद। वीर ने धनुष किया और अपना ध्यान वेरी हाई आई पर लौटा दिया। अब जब उन्होंने इसे देखा, तो वीर मां के दिमाग के मजबूत खिंचाव को महसूस कर सकते थे। जैसा कि ली जेडाई ने कहा था, ड्राइंग के इस छोटे से हिस्से में दिमाग ड्राइंग में कहीं और पाए जा सकने वाले दिमागों से अलग था। एक बार जब वीर इसे देख रहे थे, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे पहले इसे नोटिस करने में कैसे विफल रहे थे। आंख के अर्थ और ड्राइंग के हर दूसरे हिस्से के बीच एक स्पष्ट अंतर था। वीर वेरी हाई मार्क को घूरने लगे। उनका शरीर पूरी तरह से गतिहीन था। वह इतने स्थिर थे कि वे परिदृश्य का एक टुकड़ा लग रहे थे। उन्होंने पलक भी नहीं झपकाई। ज्यादा देर बाद नहीं, वीर की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। हालांकि उन्होंने ज्यादा नहीं मरोड़ा। उन्होंने आंख को घूरते रहे जैसे ही आंसू उनके गालों पर लुढ़क गए। आंसू आते रहे, उनके चेहरे को भिगोते रहे और उनके कपड़े गीले करते रहे। वो वहीं खड़े रहे, दीवार पर वेरी हाई आई को पलक झपकाए बिना देख रहे थे। और फिर वीर की आंखें सूख गई। इसके बाद उनकी आंखों से खून बहने लगा। लाल आंसू गिरे। उनके गालों पर लाल रंग के दो निशान खींच रहे थे।